हेलो दोस्तों, क्या आपको भी मंगा स्टोरीज पसंद है? अगर हाँ, तो वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप ऐसी ही और अमेजिंग स्टोरी सुनना चाहते हो, तो कमेंट जरूर करना। आपका सपोर्ट मिला तो मैं तुरंत नेक्स्ट स्टोरी अपलोड कर दूंगा। ये एक एआई जनरेटेड स्टोरी है, इसलिए वीडियो में कुछ इमेजेस या सीन्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन कहानी का मजा और इमोशंस पूरी तरह बनाए रखे गए हैं। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। मैं तुरंत होश में आया और कबीले को इशारा किया, गुफा का मुहाना संभालो। मैंने अपना धनुष लिया, एक भाला पकड़ा और आवाज का पीछा किया। एक तेज दौड़ मुझे 1 किलोमीटर दूर सूरज की तरफ वाली ढलान पर ले आई। 20 भूरे भेड़िए कसकर घेरे हुए थे, किसी बहुत बड़े जानवर को फाड़ रहे थे। एक आयरन हाइड को। ये एक पुराने गैंडे जैसा लग रहा था, मोटी खाल की परतों से ढका हुआ था, इतना बड़ा कि अंदाजा लगाना मुश्किल था। शायद कई टन का। उसे फाड़ दिया गया था। पेट और दूसरे जरूरी हिस्सों से खून बह रहा था। हर सांस के साथ खून निकल रहा था। सांस लेना भी बहुत दर्दनाक था। उसकी धीमी भूरी आंखों ने मुझे देखा और उनमें कुछ चमका, एक ऐसी बेचैनी भरी नजर कि मैं वहीं रुक गया। वो मुझसे मदद मांग रहा था। घेरे के बाहर के 2 भेड़ियों ने तुरंत मुझे देखा और दांत दिखाते हुए मेरी तरफ लपके। मैं हिला नहीं। मैंने अपना धनुष उठाया। शू शू दोनों भेड़िए मुझ तक पहुंचने से पहले ही तड़प कर गिर गए और शांत हो गए। बाकी झुंड गुस्से में आ गया। आहू और सब एक साथ मुझ पर लपके, भूरी खाल और दांत दिखाते हुए। मैंने सबसे करीब वाले भेड़िए के चेहरे पर लंबा धनुष मारा। जमीन पर एक तरफ लुढ़क गया और जल्दी से पास पड़े सोने के भाले को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही मेरी उंगलियां भाले पर पड़ी, मुझे थोड़ा ठीक लगा। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने लड़ाई की ट्रेनिंग ली थी, वो अभी भी मेरे शरीर में थी। सोने का भाला जैसे जिंदा हो वैसे चल रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत से भेड़ियों को हटाया और आयरन हाइड की तरफ बढ़ता रहा। अपने जख्मों के बावजूद आयरन हाइड समझ गया था कि क्या हो रहा है। उसने अपना बहुत बड़ा शरीर हिलाया और अपनी पीठ मेरे और पीछे घूम रहे भेड़ियों के बीच कर दी। जब तक लड़ाई पलट गई, मेरे शरीर पर कई जगह चोट लग चुकी थी। खून मेरे कपड़ों से रिस रहा था। कम से कम कोई गहरा जख्म नहीं था। झुंड में अब सिर्फ 6 भेड़िए बचे थे। बचे हुए थक चुके थे। वो सबसे तेज रास्ता ढूंढ रहे थे भागने का। मुझ में अब कोई रहम नहीं बचा था। मैंने एक हाथ से सोने का भाला फेंका। वो एक भेड़िए के आर पार हो गया और उसे बर्फ में गाड़ दिया। मैंने लंबा धनुष उठाया। शू शू 2 और पीछे रह गए भेड़िए गिर गए। मैं आखिरी 3 का पीछा करने ही वाला था जब आयरन हाइड ने मेरे पीछे से एक कमजोर धीमी आवाज निकाली। गरज नहीं थी, कुछ शांत जैसे कोई बुला रहा हो। मैं मुड़ा। वो कटे हुए पैरों पर खड़ा था, सीधा खड़े रहने की कोशिश में काम रहा था। फिर एक गहरी भारी थपकी की आवाज, उसका फूला हुआ पेट सिकुड़ गया। मैंने नीचे देखा। बर्फ पर एक छोटा आयरन हाइड पड़ा था, अभी अभी पैदा हुआ। मां ने अपने जख्मों की परवाह नहीं की। वो झुकी और बच्चे को चाट कर साफ किया। उसकी जुबान छोटे शरीर के हर हिस्से पर धीरे से चल रही थी। जब ये हो गया, उसने अपना सिर उठाया और मुझे देखा। उसकी आंखें खून और आंसुओं से भीगी हुई थी। उसने अपनी नाक के बड़े से सींग से बच्चे को आगे धकेला, फिर अपने आगे के पैर मोड़े और मेरे सामने घुटने टेक दिए। कोई गलती नहीं थी कि वो क्या मांग रही थी। मेरी आंखों में चुभन हुई। मैंने जोर से पलक झपकाई। मैं वादा करता हूं, मैं इसे अच्छे से पालूंगा। मैंने अपना फटा हुआ खाल का कोट उतारा, छोटे आयरन हाइड को उसके अंदर ध्यान से लपेटा और उस गठरी को गुफा की तरफ वापस ले चला। मैं थका हुआ था, खून बह रहा था और पैर मुश्किल से ठीक थे। मैं ज्यादा दूर नहीं गया था जब मुझे उसके गिरने की आवाज सुनाई दी। वो फिर कभी नहीं उठी। गुफा पर वापस कबीला मुहाने पर इंतजार कर रहा था। भाले ऊपर थे, हर चेहरा चौकन्ना था। उन्होंने मेरी हालत देखी और हर तरफ से करीब आ गए। हर तरफ से सवाल और चिंता आ रही थी। मैंने हाथ उठाया। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। मैंने गठरी उठाई और उनमें से 2 को इशारा किया। तुम भी इसे तुम्हारी देखभाल में रखा जाएगा। ये कबीला इसे पालेगा। स्टोन दौड़ता हुआ आया और पास पड़े 3 भेड़ियों के शरीरों की तरफ इशारा किया। चीफ, वो 3 वापस आ गए थे जब आप गए थे। हमने उन्हें संभाल लिया। मैंने एक लंबी धीमी सांस छोड़ी। झुंड खत्म हो गया है, आखिरकार पूरी तरह से खत्म। मेरे लोग अब पीछे मुड़कर देखना बंद कर सकते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने सबको बैठाया और उन्हें सब कुछ बताया। भेड़ियों के बारे में, आयरन हाइड के बारे में, सब कुछ। औरतों की आंखें लाल हो गई। कईयों ने अपने चेहरे पोंछे। आदमियों ने अपने चेहरे शांत रखे, लेकिन उनकी आंखों के पीछे की भावना सब कुछ कह रही थी। वहीं पर फैसला किया। हमने उस ढलान पर मां आयरन हाइड को दफना दिया। अब से उस जगह का नाम लास्ट ब्रेथ रिज होगा। बाकी सब सीधा था। अब हमें थोड़ा अंदाजा था कि पत्थर का नमक कहां है। मैंने गुफा के सोडा क्रिस्टल्स की एक छोटी थैली अपनी जेब में रख ली। फिर मैंने सबसे गुफा के मुहाने को पत्थरों से अच्छे से बंद करवा दिया। अब और कोई बिन बुलाया मेहमान नहीं आएगा। मैं 10 लोगों को लास्ट ब्रेथ रिज ले गया और हमने मां के शरीर को टहनियों और पत्थरों से ढक दिया। कच्चा काम था, लेकिन कुछ तो था। कल हम कांसे के बैलचों के साथ वापस आएंगे और इसे ठीक से करेंगे। आयरन हाइड के आखिरी काम की खबर रात होने से पहले ही कबीले में फैल गई। बच्चे लिटिल हाइड के आसपास इकट्ठा हो गए। बच्चे को भावना भरी आंखों से देख रहे थे। उस रात ठंड बहुत ज्यादा थी। लिटिल हाइड और 8 भेड़िए के बच्चों को गुफा के अंदर लाया गया। मैंने 2 दूध देने वाली गाय भी ढूंढी। उम्मीद थी कि वह छोटे बच्चों को दूध पिलाएंगी, लेकिन किसी भी तरफ से बात नहीं बनी।
भेड़िए के बच्चे इतने छोटे थे कि वह थन तक नहीं पहुंच पा रहे थे और लिटिल हाइट सिर्फ सो रहा था। गाय भी इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी। मैंने दांत पीसे, 1 दर्जन बड़े आदमियों को बुलाया और हमने हाथ से दूध निकालना शुरू कर दिया, चाहे गायों को पसंद हो या ना हो। वो सारी मेहनत रंग लाई। हर छोटे बच्चे को ताजा दूध मिला और हर एक बच गया। लिटिल हाइट सबसे मुश्किल मामला था। मुझे उसका मुंह खोलना पड़ा और दूध बूंद बूंद करके डालना पड़ा। शाम तक लिटिल हाइट चुपचाप सोने से खर्राटे भरने लगा था। मैंने उसे अपने करीब रखा और हम उस रात साथ सोए। अगले दिन मैं 20 आदमियों को लास्ट ब्रेथ रिज ले गया। जैसा प्लान था, एक गहरा गड्ढा खोदा और मां आयरन हाइट को दफना दिया। हमने कब्र पर पत्थर इकट्ठे किए और उस दिन से वो लास्ट ब्रेथ रिज का निशान बन गया। सर्दियों के आखिरी महीने में कबीले में जिंदगी शांत थी, लेकिन हर किसी का अपना काम था और सब बिजी रहते थे। एक हफ्ते के अंदर भेड़िए के बच्चों ने एक एक करके अपनी आंखें खोलनी शुरू कर दी। दूसरे हफ्ते तक वो आठों शोरबा और पका हुआ खाना खा रहे थे। वो दिन भर गुफा के बाहर खुली जगह में घूमते रहते थे, जैसे नए पैदा हुए बच्चे अपने पैरों पर खड़ा होना सीखते हैं। लिटिल हाइट की गुलाबी खाल धीरे धीरे सफेद हो गई और एक छोटा सा उभार बनने लगा था। जहां एक दिन उसका सिंग उगता, अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। लड़खड़ाते हुए गाय के पास दूध पीने जाता था। तीसरे हफ्ते तक लकड़ी के काम करने वालों के पास जश्न मनाने के लिए कुछ था। 70 सीधे खींचने वाले लंबे धनुष बन चुके थे। मैंने हर एक को खुद टेस्ट किया और ठीक किया। गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। औरतें तीर बनाने में भी उतनी ही बिजी थी। हालांकि अभी तक उन्होंने सिर्फ तीर के डंडे बनाए थे। बिना नोक के पीछे के पंख पहले ही चिपका दिए गए थे और तैयार थे। मैं कांसे के तीर की नोक बनाने का प्लान कर रहा हूं। अगली खनन यात्रा के बाद अभी के लिए कबीला अभी भी ट्रेनिंग कर रहा था। उन 200 से ज्यादा तीरों से जो मैंने पहले इकट्ठे किए थे। उस हफ्ते की एक सुबह कबीले का हर बड़ा आदमी मैदान में इकट्ठा हुआ। हर एक के पास लंबा धनुष था। 3 कतारों में खड़े थे निशाना लगाने के लिए। एक साथ शुर हवा में से गुजरे। लेकिन यह उनकी पहली प्रैक्टिस थी तो सब थोड़ा उलझ गया। कुछ तीर घास पर लगे, कुछ आसमान में गायब हो गए, कुछ तो धनुष से निकले ही नहीं। तीर सीधे तीरंदाज के पैरों में गिर गया। मैं सिर्फ अपना सिर हिलाकर हंस सकता था। हर एक को ठीक करने के लिए लाइन में चलते हुए। सर्दियां खत्म होने वाली थी। चीफ विस्कर फिर से कबीले में सौदा करने आया। इस बार 3 औरतें और 6 लड़के लाया था। वो लड़के जिन्हें पहले सौदा किया गया था। कबीले के लोगों में जानी पहचानी शक्ल देखी और हैरानी और खुशी से चमक उठे। लेकिन मैं सच जानता था, ऐसे और ज्यादा सौदे नहीं बचे थे। मिट्टी के बर्तन खराब नहीं होते, जल्दी या देर से सबके पास काफी हो जाएंगे। अगर कबीला बढ़ता रहना था तो हमें एक अलग तरीका चाहिए था। उसी समय के आसपास नाव बनाने का काम आखिरी स्टेज पर पहुंच गया। जब कबीले ने बनी हुई नाव देखी, सब खुशी से चमक उठे। उन्होंने अभी तक उसे पानी में नहीं देखा था, लेकिन हर किसी ने उसे बनाने में मदद की थी और हर दिल गर्व से भरा हुआ था। बॉक्स ने नाव के दोनों तरफ पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से धकेला। नाव 1 इंच भी नहीं हिली। उसने अपना सिर खुजाया और पूछा, चीफ, ये नाव बहुत बड़ी है, हम इसे नदी में कैसे ले जाएंगे? मैंने उसे धीमी मुस्कान दी और पास की खोदी हुई नहर की तरफ इशारा किया। हम इसे वहां ले जाएंगे। बस। ऑक्सीजाइड की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन वहां पानी नहीं है। मैंने अपना राज रखा और बिना कुछ कहे ग्रुप को इशारा किया, अपने बेलचे पकड़ो, कुछ गाड़ियां और बुनी हुई टोकरियां लाओ, मेरे पीछे आओ। सर्दियां लगभग खत्म हो चुकी थी। हवा गर्म हो रही थी। पानी लाने का बिल्कुल सही समय था। मैंने 30 लोगों के ग्रुप की अगुवाई की। सबके पास औजार थे। नहर के आखिरी सिरे की तरफ चल रहे थे। इस हलचल ने भीड़ इकट्ठी कर ली। कबीले के लोग जो कई सालों से दीवारों के बाहर नहीं निकले थे, देखने आए जैसे कोई तमाशा हो। बच्चे सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे। 8 छोटे भेड़िए के बच्चों को आगे धकेल रहे थे, हंसते हुए और आगे दौड़ते हुए। स्प्राउट पीछे रहने वाला नहीं था। वह दौड़ कर गया और रंबल को खींच लाया, जो लिटिल हाइट का साथी था, जो अभी अभी दूध पीकर हटा था और हिलने के मूड में नहीं था। बाव और ऐश पहले ही दूर गायब हो चुके थे। सिर्फ उनकी आवाजें वापस आ रही थी। लगता है वो दोनों अपनी मर्जी से बसंत मना रहे थे। नहर के आखिरी सिरे पर हमारे और नदी के बीच सिर्फ 2 मीटर जमीन का एक टुकड़ा बचा था। उस आखिरी हिस्से को तोड़ दो और पानी बहने लगेगा। हम तुरंत काम पर लग गए। हर किसी को अपना काम पता था। एक आदमी नहर में कूद गया और जोर से खोदने लगा, जबकि दूसरे ऊपर से ढीली मिट्टी को बुनी हुई टोकरियों में भर रहे थे। बाकी लोग भारी टोकरियां दूर ले जा रहे थे। सब बहुत तेजी से काम कर रहे थे। देर सुबह तक सिर्फ 30 सेंटीमीटर मिट्टी बची थी और तब नहर के नीचे से पानी रिसने लगा। मुझे तो नहर का नीचे का हिस्सा साफ दिखना चाहिए था। मैंने तुरंत चिल्लाया कि नहर में जो भी है सब बाहर आ जाओ। सब अभी बाहर निकलो। मैंने जल्दी से अपनी कमर पर रस्सी बांधी, दूसरों से उसे मजबूती से पकड़ने को कहा और अपने बेलचे के साथ वापस नहर में उतर गया। वह आखिरी हिस्सा इतना खतरनाक था कि मैं किसी और से नहीं कह सकता था। मैंने बेलचा पकड़ा और उसे बार बार अंदर घुसाया। फिर वो हुआ। पानी का एक तेज झोंका उस जगह से ऐसे निकला जैसे पागल हो गया हो और मुझे मेरे पैरों से उखाड़ दिया। कबीला चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगा। कुछ ही सेकंड में उन्होंने मुझे किनारे पर खींच लिया। पानी और तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही पलों में उसने उस जगह को पूरी तरह खोल दिया। एक लगभग 1 मीटर चौड़ा छेद बन गया। सब किनारे पर जमे हुए खड़े थे। उनकी आंखें तेजी से बहते पानी पर टिकी हुई थी।
भेड़िए के बच्चों ने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। वह चीखे, घबरा गए और हर तरफ बिखर गए। स्प्राउट और रंबल भी घबरा गए थे और मेरे पीछे छुपने के लिए दौड़े। लेकिन थोड़ी देर में पानी का बहाव ठीक हो गया। औरतों ने पहले ही अपनी बुनी हुई टोकरियां निकाल ली थी और खुशी खुशी मछलियां पकड़ रही थी। वही लोग जो कुछ देर पहले नाव को कैसे ले जाना है इस पर सोच रहे थे, अब बड़ी बड़ी आंखों से खड़े थे। चेहरे हैरानी से भरे थे। मैं मुस्कुराया और उनसे कहा, अच्छा, अब पानी यहीं पर है, अब इसे लाने के लिए लंबे सफर नहीं करने पड़ेंगे। सब हैरान थे जो उन्होंने अभी देखा था और आखिरकार सब कुछ समझ में आ गया। जब मैंने पहले दूसरे काम रोके थे और सबको नहर खोदने और ईंटें बनाने में लगाया था, किसी को ठीक से समझ नहीं आया था कि क्यों। जब नहर में गलती से जंगली जानवर फंस गए थे, कुछ ने सोचा कि यह शिकार का जाल है। अब जब पानी लंबी नहर में भरते हुए देखा तब सबको सच में समझ आया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। नहर के किनारे सिंचाई के लिए नालियां खोदना, जमीन जोतना, फसल उगाना, एक ऐसा कबीला जो कभी भूखा ना रहे, यही असली मकसद था। वक्त बर्बाद करने का नहीं था। बसंत आ चुका था और खेती का प्लान इंतजार नहीं कर सकता था। दोपहर में कबीला जश्न में डूब गया। पानी की नहर पूरी होने की खुशी में दावत के लिए इकट्ठा हुए। दावत के बाद मैंने पतली रस्सी का एक गुच्छा पकड़ा और कबीले को प्लान किए हुए चावल के खेतों की तरफ ले गया। चावल उगाना आसान काम नहीं था। खेतों को लंबे समय तक पानी से भरा रखना पड़ता था। पानी से सिंचाई बहुत जरूरी थी और जमीन के हर टुकड़े का पूरा इस्तेमाल करना था। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, कबीले को कितने चावल बोने चाहिए और कितनी जमीन अलग रखनी चाहिए। जंगली चावल के दाने लगभग 2 गुना बड़े थे उस चमकदार चावल से जो मुझे अपनी पिछली जिंदगी से याद था। एक जिन्न आम चावल में लगभग 20,600 दाने होते हैं, जबकि जंगली चावल में एक जिन्न में लगभग 12,000 दाने होते हैं। बीजों की कमी और कम सप्लाई के साथ शक होने लगा। मेरी पिछली जिंदगी में खेती के सबसे करीब में कुछ दिन की सब्जियां उगाना ही आया था। मुझे चावल उगाने के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं सारे बीज एक साथ जमीन में नहीं फेंक सकता था। अगर पूरी फसल खराब हो गई तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। बहुत सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया, सिर्फ आधे बीज इस्तेमाल करें। लगभग 2,64,000 दाने। एक तेज हिसाब ने मुझे बताया 64 एमयू जमीन काफी होगी। यह कोई बहुत बड़ी जगह नहीं थी, लेकिन छोटी भी नहीं थी। अगर जमीन 400 मीटर लंबी होती तो उसे सिर्फ 107 मीटर चौड़ा होना चाहिए था, लगभग 6 फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी। जब प्लान बन गया, खेतों को एक साफ लाइन में बनाया गया। नहर के दक्षिणी किनारे पर जमीन का वो हिस्सा जो दीवार के सबसे करीब था, नदी से लगभग 300 मीटर दूर था। अगले थे सिंचाई के लिए नालियां। हर आड़ी और खड़ी लाइन को ध्यान से सोचना पड़ा। 20 नालियां एक साथ खोदी गई। हर एक मीटर से कम चौड़ी थी, लगभग आधा मीटर गहरी, 110 मीटर सीधे दक्षिण की तरफ जा रही थी। काम करने वालों को हर शिफ्ट में 50 बड़े लोगों में बांटा गया और कबीले के पास ठीक 50 बेलचे थे। हर आदमी ने 2 मीटर से थोड़ा ज्यादा हिस्सा खोदा और सभी 20 नालियां आधे घंटे से भी कम समय में बन गई। सबके मिलकर काम करने से पूरा काम एक ही दिन में खत्म हो गया। नए साल के पहले ही दिन जैसे इशारा मिलते ही बिना किसी चेतावनी के हल्की बारिश आ गई। हर कोई जिसने लंबी और मुश्किल सर्दियों में सांस रोके रखी थी, आखिरकार सांस छोड़ी। सर्दियां खत्म हो गया था। इस बीच इलाके का हर कबीला हिसाब लगा रहा था कि सर्दियों में उनका कितना नुकसान हुआ। खबरें बहुत खराब थी। 100 लोगों से छोटे कबीलों के लिए 10 लोगों का नुकसान कम माना जाता था। ज्यादातर मरने वाले बच्चे और बड़े आदमी थे। सर्दियां बस बहुत लंबी चल गई थी। कई कबीलों का खाना खत्म हो गया और वह बसंत तक नहीं टिक पाए। कुछ नहीं किया जा सकता था। जब आदमी बर्फ और हवा में शिकार करने जाते थे, खुशकिस्मत लोगों को कोई अकेला जानवर मिल जाता था या मुट्ठी भर फल मिल जाते थे। बदकिस्मत लोग खाली हाथ वापस आते थे या बिल्कुल वापस नहीं आते थे। या तो ठंड से मर जाते थे या किसी झुंड ने उन्हें मार दिया होता था। जो वापस आए भी वह ज्यादातर जख्मी थे। कटे हुए कान, उंगलियां और पैर के अंगूठे आम थे। हर जगह पक्के जख्म थे। इस सब के मुकाबले में रिवरस्टोन कबीला बहुत खुशकिस्मत रहा था। कोई भूखा नहीं रहा और कबीला दिन-ब-दिन मजबूत होता गया था। खाना बहुत ज्यादा होने पर एल्डर हॉर्न ने सोचा कि इसके लिए एक अच्छा जश्न होना चाहिए। नए साल के लिए अच्छे और खुशहाल समय की दुआ करने के लिए एक बसंत समारोह। मुझे कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन मेरे अपने विचार थे कि इसे कैसे करना चाहिए। पहला यह, कबीला देवताओं की पूजा नहीं करेगा। हम अपने पूर्वजों का सम्मान करेंगे। दूसरा, समारोह को एक समारोह जैसा लगना चाहिए था। मैंने एक डिजाइन बनाया और बेसिन और पोर्टर को एक बड़ा ढोल बनाना सिखाया। मैंने कबीले की औरतों से जानवर की खाल से एक झंडा भी सिलवाया, जिसके बीच में हान का अक्षर बड़े अक्षरों में सिला हुआ था। जब सब कुछ तैयार हो गया, पूरा कबीला इकट्ठा हुआ। रिवरस्टोन कबीले ने अपना पहला समारोह किया। जैसे ही ओक्स ने ढोल बजाया, पूरा कबीला हिलने लगा। बिना सोचे समझे सब नाचने लगे और वो हरकत उस जिंदगी की खुशी थी जो उन्होंने बनाई थी और आगे आने वाली हर चीज के लिए उम्मीद थी। उस पल उन सबको यकीन था मेरी अगुवाई में ये कबीला और मजबूत ही होगा। जब समारोह खत्म हुआ, सब अपने अपने काम पर वापस चले गए। मैंने 2 ऐसे बैल चुने जो हाल ही में बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। मैंने उन्हें खुद 2 मुंह वाले हल से जोड़ा, जमीन खोदने के लिए तैयार। लेकिन दिल से ये अभी भी जंगली जानवर थे और सीधी लाइन में चलना उन्हें समझ नहीं आता था। कोई और रास्ता नहीं था। एक आदमी को आगे रखना पड़ा, बैलों को नाक से खींचकर और सब्र से उन्हें रास्ता दिखाते हुए।
जबकि दूसरा पीछे से हल को ठीक से पकड़े हुए था ताकि खेत की नालियां गहरी रहे। फिर भी कांसे के 2 खलों का हर बार चलना आधा मीटर जमीन पलट देता था। काम की रफ्तार काफी अच्छी थी। इस रफ्तार से खेत 3 दिन के अंदर पूरी तरह से जोत दिए जाएंगे। फिर हम जमीन को बराबर करेंगे, पानी भरेंगे और बोने का इंतजार करेंगे। हल के नीचे जमीन बदल गई। जो हल्की हरी सतह थी अब नरम गहरी भूरी मिट्टी में बदल गई थी। नौजवान लड़कों का एक ग्रुप नई जोती हुई कतारों के किनारे खड़ा था। उनकी पीठ पर बुनी हुई टोकरियां थी। हर जड़ और घास के गुच्छे को निकाल रहे थे जो हल ने ऊपर लाए थे। मैंने खाद डालने के बारे में बहुत सोचा था और अभी के लिए रोकने का फैसला किया। एक तो हमने पहले से कुछ तैयार नहीं किया था, दूसरा ये जमीन पहली बार हल के नीचे आई थी। पूरे 3 दिन लगे लेकिन जोतने और बराबर करने का काम हो गया था। सुबह और शाम की ठंड को देखते हुए शक होने लगा। अगर हमने अभी बोया तो एक ही ठंडी रात हर बीज को मार सकती थी। फिर भी दूसरे काम की कमी नहीं थी। वो घास के बीज जो हम पहले लाए थे अभी बोने के लिए बिल्कुल सही थे। वो घास कबीले के जानवरों का मुख्य चारा बनेगी। बस्ती का पश्चिमी हिस्सा पहले ही चरागाह के लिए अलग कर दिया गया था। सबने घास के बीजों की थैलियां बांधी और चरागाह के किनारे फैल गए। चलते हुए और बराबर मुट्ठियों में बीज बिखेरते हुए। उगने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जमीन अभी भी बसंत की बारिश से नरम और गीली थी और कुछ ही दिनों में पहले हरे अंकुर निकलने लगेंगे। चावल का काम अभी रुका हुआ था और कबीला अच्छे से खाया पिया और कपड़ों में था, तो हम इस समय का क्या करें। मुझे एक साथ ख्याल आया, घास की चप्पलें। मैंने कबीले की औरतों को इकट्ठा किया और उन्हें खुद सिखाया कि उन्हें कैसे बुना जाता है। जैसे ही चप्पलें दिखी पूरे कबीले को एक जोड़ी चाहिए थी और किसी तरह इससे पूरी तरह से बसंत की सफाई शुरू हो गई। ग्रुप्स नदी की तरफ जाने लगे, कुछ नहाने के लिए, कुछ अपने पुराने खाल के जूते साफ करने के लिए, कुछ जानवरों की खालें धोने के लिए। कुछ निडर आदमी एक कदम आगे बढ़े, वहीं पर घास की स्कर्ट्स बुनकर पहन ली। तभी एल्डर होन हाफते हुए दौड़ता हुआ आया। चीफ, हमारा नमक लगभग खत्म हो गया है। मेरा सीना तुरंत कस गया। वो तनाव जो मैंने कुछ दिन पहले छोड़ा था वापस आ गया। नमक कबीले के जीने के लिए बहुत जरूरी था। हमें जल्दी से कोई हल ढूंढना था। अपने दिमाग में सोचने के बाद अभी के लिए सबसे अच्छा हल यह था कि सब सूखा गोश्त खाएं। उसमें बहुत नमक था और वो हमारा काम चला देगा। एल्डर होन ने तेवरी चढ़ाई। क्या हम नमक नहीं निकालेंगे? मैंने सुना है कि पश्चिमी पहाड़ों में एक गुफा के अंदर नमक के क्रिस्टल्स हैं। मैंने अपना सिर हिलाया। नमक के क्रिस्टल्स बहुत अंदर है, सिर्फ एक बच्चा ही अंदर जा सकता है। मैं उन्हें ऐसे खतरे में नहीं डालूंगा। लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास पत्थर को तोड़ने का एक तरीका है। मुझे बस पहले कुछ चीजें चाहिए और इसका मतलब है रेनबो रिफ तक का सफर। तो कबीला सूखे गोश्त पर टिका रहा जबकि सब नहर के किनारे के चावल के खेतों को जोतने में लग गए। उस सब काम के बाद चावल के सारे खेत पूरी तरह से जोत दिए गए थे। खनन यात्रा आखिरकार शेड्यूल में थी। आदमियों का एक ग्रुप एक साथ जोर लगा रहा था। नाव को नहर में खींच रहे थे। जब वह पानी में बैठी तो नाव बहुत बड़ी लग रही थी। कबीला किनारे पर खड़ा था, पानी पर तैरती नाव को घूर रहा था। आपस में फुसफुसा रहे थे, क्या यह सच में लोगों को उठा सकती है? बिना कुछ कहे मैं एक ही कदम में नाव में चढ़ गया। नाव कुछ बार हिली फिर ठीक हो गई, पानी पर ठीक से तैर रही थी। मैंने अंदर का नजारा देखा और यह देखने लायक नजारा था। मैं मुड़ा और भीड़ को बुलाया। कोई चढ़ रहा है, क्योंकि अगर नहीं चढ़ोगे तो किनारे से रस्सी खींचोगे। इससे काम हो गया। हिम्मत तेजी से फैल गई और कई लोग एक के बाद एक नाव में कूद गए। हर कोई धबकी आवाज के साथ उतरा। जब सब कुछ ठीक हो गया, लोगों का एक ग्रुप चल पड़ा। हर कोई मजबूत और अच्छे से तैयार था। हर एक के पास लंबा भाला था, एक लंबा धनुष, एक कांसे का बेलचा और अपनी पीठ पर तीरों वाला तरकश। टिम्बर के 4 लोगों के ग्रुप ने छोटे हैंडल वाली कांसे की कुल्हाड़ियां भी रखी थी। विदाई देखने लायक थी। पूरा कबीला, बच्चे और बूढ़े, आदमी और औरतें नदी किनारे इकट्ठा हो गए। औरतें इधर उधर घूम रही थी। सूखा गोश्त और मिट्टी के बर्तन नाव पर रख रही थी। बच्चों ने भेड़िए के बच्चों को रस्सी से पकड़ा हुआ था। किनारे से देखते हुए उत्सुकता से उछल रहे थे। स्प्राउट ऐसा लग रहा था जैसे वो रो देगा। मेरे कपड़ों का दामन खींच रहा था और मेरे हाथों में सांप की खाल का पानी का थैला दे रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए उसके बाल सहलाए। मैं बस कुछ पत्थर खोदने जा रहा हूं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं वापस आ जाऊंगा। हम नाव में चढ़ गए और नहर के साथ ऊपर की तरफ बढ़े। धारा के खिलाफ चलना धीमा था, लेकिन पैदल चलने से कहीं ज्यादा तेज था। कुछ घंटे बाद हम उस जगह पहुंचे जहां मैं पहली बार टिम्बर से मिला था, शैडो फॉरेस्ट का किनारा। मैंने सबको जल्दी से किनारे पर उतारा और उन्हें खाना बनाने और आराम करने के लिए तैयार किया। एक लंबी सुबह हो चुकी थी। खाने के बाद हमने सारे औजार और सामान बैलों की पीठ पर लाद दिए। फिर हमने नाव को पेड़ों की आड़ में खींच लिया। पोर्टर, जो जगह को अच्छे से जानता था, ब्लैक विस्कर्स कबीले के 4 नौजवान आदमियों के साथ पहरा देने के लिए रुक गया। बाकी लोग, हर एक ने एक बैल को रस्सी से पकड़ा और मेरे पीछे पीछे खदान की तरफ चल दिए। मैं मुड़ा और पोर्टर को अलग ले जाकर ध्यान से बात की। पोर्टर, हमारे जाने से पहले मैं तुम 5 के लिए काफी खाना छोड़ जाऊंगा। तुम शाम तक पहरे पर रहोगे। अगर तुम्हें दुश्मन दिखे और तुम उन्हें रोक ना पाओ तो उन्हें भगाने का कोई तरीका ढूंढना। नाव छोड़ देना, रेनबो रिफ दौड़ना, कुछ भी हो उन्हें कबीले की तरफ वापस मत लाना। दोपहर के खाने के बाद नाव छुपा दी गई और खनन करने वाला ग्रुप आगे बढ़ा। लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि रात में क्या होगा।
जब सब आधे सोए हुए थे, जंगल में एक गरज गूंज उठी, इतनी तेज कि कान बजने लगे और सब जमीन से उछल कर खड़े हो गए। हमने ऊपर देखा तो एक बहुत बड़ा जानवर दिखा। उसका शरीर सुनहरी लाल खाल से ढका हुआ था। उसकी मांसपेशियां एक दूसरे पर रखे पत्थरों जैसी थी। वो हमारे कैंप की तरफ बढ़ रहा था, दांत दिखाते हुए, हाथ पटकते हुए। ऐश और बाव ने जोर से गरज की और उस बड़े बंदर पर हमला कर दिया, और बंदर हिला तक नहीं। वह पेड़ों से नीचे कूदा और एक ही झटके में दोनों हाथ घुमाए, ऐश को दूर फेंक दिया। मेरा दिल गले में आ गया। मैंने सबको चिल्लाया कि अपने हथियार पकड़ो। अंधेरे में ढूंढते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। सिर्फ तब जब मेरी उंगलियां गोल्ड फैंग पर पड़ी तब मुझे थोड़ा ठीक लगा। सबने अपने भाले पकड़े, लेकिन डर से उनके पैर इतने कांप रहे थे कि वह मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। वह जानवर नीचे उतरा और अपना टपकता हुआ जबड़ा खोला। एक और गरज और कैंप में हर सिर में झंझनाहट होने लगी। अपने सिर में हो रही झंझनाहट से लड़ते हुए मैंने सबको अपने भाले उठाने का हुक्म दिया और खुद हमले की अगुवाई की। गोल्ड फैंग को सीधे उस जानवर के सीने पर मारा। बंदर की ताकत अजीब थी। उसने एक हाथ से भाला पकड़ा और मुझे हवा में ऐसे फेंक दिया जैसे मेरा कोई वजन ही ना हो। उसी पल उसने ब्लैक विस्कर कबीले के एक नौजवान आदमी को पकड़ा और उसकी गर्दन को क्रैक की आवाज के साथ तोड़ दिया। उसने शरीर को भीड़ में हथियार की तरह फेंक दिया। अफरा तफरी मच गई। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और इतना चिल्लाया कि मेरा गला फट गया। बिखर जाओ, पीछे हटो, अपने फेंकने वाले भाले और धनुष इस्तेमाल करो। हैरानी आखिरकार खत्म हुई। सब बिखर गए। स्कार ने मौका देखा। उसने फेंकने वाले भाले पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे जानवर के सीने पर मारा। वह आधा अंदर घुस गया, इससे पहले कि बंदर ने भाले को पकड़ा और उसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया। ऐश ठीक हो गया था। एक गुस्से भरी गरज के साथ उसने पीछे से हमला किया और बंदर से टकराया, उसे दूर फेंक दिया। दर्द से बंदर गुस्से में आ गया। वो घुमा और ऐश का एक दांत उखाड़ दिया पूरी तरह से। जब सब कुछ बेउम्मीद लग रहा था, मैंने मौका देखा। बंदर अपने जख्म से धीमा हो गया था और मैंने अपनी पूरी ताकत से गोल्ड फैंग को फेंका। उससे डर पूरी तरह से टूट गया। सब आगे बढ़े। हर तरफ से भाले जानवर के सीने में घुसने लगे। वो बड़ा जानवर तड़पा। गहरी खून की फुहार खांसी और जमीन पर गिर गया और फिर नहीं हिला। लड़ाई में हमारा बहुत नुकसान हुआ था। 2 नौजवान आदमी मर चुके थे और कई दूसरों को जख्म लगे थे। इससे पहले कि कोई सांस ले पाता, दूर से चिल्लाने की आवाज करीब आ रही थी। मेरा दिल बैठ गया। ये खत्म नहीं हुआ था और दुश्मन आ रहे हैं। सब तैयार हो जाओ। वो बंदर कैनिबल कबीले का जंगली जानवर हो सकता है। मैं मुड़ा और टिम्बर को चिल्लाया, टिम्बर, 5 नौजवान लड़ने वालों को लो। सारे बैल ले आओ। जख्मी और मरे हुए लोगों को उठाओ और अभी रेनबो रिफ बढ़ो। जब तुम रेनबो रिफ पहुंच जाओ तो पनाह ढूंढना। अगर खाने को कुछ ना हो तो एक बैल को मार देना। टिम्बर की आंखें लाल थी। वह जाना नहीं चाहता था। चीफ, आपका क्या? आप कहां होंगे? मैंने गुस्से में अपना पैर पटका। हम यहीं रुकेंगे और उनका ध्यान भटकाएंगे ताकि तुम्हें भागने का समय मिल सके। टिम्बर को और कुछ कहना था, लेकिन मेरे चेहरे को देखकर वो रुक गया। उसने अपना ग्रुप इकट्ठा किया और चल दिया। मैं पीछे रुकने वाले की तरफ मुड़ा और अपनी आवाज धीमी की, अपने धनुष पकड़ो, मेरे पीछे आओ। हर कोई आग से एक मशाल निकालो और उसे अपने आगे फेंक दो। जब वो आएंगे तो हमें उन्हें देखने की जरूरत होगी। सबने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। मशालें गिरी और आगे जमीन पर टिमटिमाती रोशनी का एक घेरा बन गया। हम अंधेरे में छुप गए। हर नस तनाव में थी। जब वो करीब आए तो कोई आवाज नहीं। मेरे इशारे का इंतजार करना। हर एक तीर ये देखने का इंतजार मत करना कि वो लगा या नहीं। जैसे ही तीर छोड़ो, दौड़ जाना। हमारा एक ही मकसद है, उन्हें दूर ले जाना। हल्की मशाल की रोशनी में हम दुश्मनों को देख पा रहे थे। उनकी खाल पर अजीब निशान बने हुए थे। उनके गलों में इंसानी हड्डियों के हार लटक रहे थे। यह नजारा देखकर पेट में घबराहट होने लगी। कैनिबल कबीले के शिकार पार्टी के नेता ने बंदर का शरीर देखा। उसका चेहरा वहीं पर पीला पड़ गया। उसने अपने आदमियों को चिल्लाया। मैं शब्द समझ नहीं पाया, लेकिन मतलब साफ था। उनके साथ अभी कुछ बहुत गलत हुआ था। मैंने अपना मौका देखा और गरज कर कहा, छोड़ो। तीर एक साथ उड़े और लगभग हर एक अपने निशाने पर लगा। दुश्मन की लाइन टूट गई। फिर मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, भागो। हम जानबूझकर दक्षिण की तरफ दौड़े, पीछा करने वालों को अपने साथ खींचते हुए पूरे ब्लैक विस्कर कबीले के इलाके के किनारे तक। ब्लैक विस्कर्स कबीले को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। वो शांति से नाश्ता बना रहे थे। एक औरत पानी लेने नदी पर गई थी। जब उसने अजनबियों के एक ग्रुप को देखा, हथियार हाथ में थे और वह अंधेरे से करीब आ रहे थे। उसका मिट्टी का बर्तन लगभग गिर गया था। वह पानी के लिए रुकी भी नहीं। वह मुड़ी और कैंप की तरफ दौड़ी। दौड़ते हुए चिल्लाई, दुश्मन, दुश्मन। जैसे ही आवाज उस तक पहुंची, चीफ विस्कर ने अपने आदमियों को पत्थर के भाले पकड़ने को कहा और औरतों को पीछे पत्थरों के साथ बचाव के लिए भेजा। लेकिन कैनिबल कबीला धीमा नहीं हुआ। जैसे ही वह करीब आए, पत्थरों की एक बारिश आई। ब्लैक विस्कर कबीले के पास कोई ढाल नहीं थी। सब बचने के लिए इधर उधर हुए और उनकी लाइन तुरंत टूट गई। फिर हड्डियों के भाले आए और ब्लैक विस्कर के कई लड़ने वाले गिर गए। चीफ विस्कर की आंखें बेचैनी से लाल हो गई जब उसने अपने लोगों को वापस लड़ने के लिए उकसाया, लेकिन उनके पत्थर के भाले कमजोर थे और इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकते थे। कैनिबल कबीले ने मौका देखा और घेरे की तरफ लपके,
लकड़ी की दीवार को एक साथ नीचे धकेल दिया। दोनों तरफ के लोग भयानक हाथापाई में टकरा गए। जब ब्लैक विस्कर कबीला टूटने की कगार पर था, रिवरस्टोन कबीले ने दुश्मन पर पीछे से हमला किया जैसे आसमान से सिपाही गिर रहे हों। पहले दूर से तीरों की बारिश आई। एक तीर दीवार को धकेल रहे आदमी की पीठ में सीधा लगा और वह बिना आवाज किए गिर गया। ब्लैक विस्कर्स कबीला हैरानी से जमे हुए खड़े थे। मेट्रन ब्लैक विस्कर्स ने मुझे पहले देखा और चिल्लाई, ये रिवरस्टोन कबीले का चीफ है, वो हमें बचाने आया है। रिवरस्टोन के लड़ने वालों ने ऊंची जगह का फायदा उठाया। कैनिबल कबीले पर तीरों की बारिश कर दी। इससे पहले कि वह संभल पाते, कई बार तीर चलाने के बाद मैंने जोर से चिल्लाया, धनुष रोको, कांसे के भाले, हमला करो। जैसे पहाड़ से शेर नीचे उतरते हैं, हम दुश्मन की लाइन में घुस गए। बाजी तुरंत पलट गई और कुछ ही पलों में कैनिबल कबीले का एक भी आदमी खड़ा नहीं था। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, चीफ विस्कर ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आवाज शुक्रगुजारी से भरी थी। शुक्रिया, शुक्रिया। आपको कैसे पता चला कि हम खतरे में थे? मेरा दिल एक पल के लिए रुका, लेकिन मैंने अपना चेहरा शांत रखा और एक कहानी बनाई। हम दूर सामान इकट्ठा करने जा रहे थे और तुम्हारे इलाके के उत्तर में शैडो फॉरेस्ट से गुजर रहे थे। वहां हम कैनिबल कबीले से टकराए। उन्होंने एक लाल खाल वाला जंगली बंदर हमारे पीछे भेजा, लेकिन हमने उसे मार दिया। उसके बाद बाकी लोग तुम्हारे कैंप की तरफ बढ़ते रहे। हमने उनके आने से पहले तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी उम्मीद से ज्यादा तेज थे। मैट्रन ब्लैक विस्कर ने जंगली बंदर के शब्द सुने और उसका चेहरा राख जैसा पीला पड़ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। वह जानवर, वो ब्लैक माउंटेन का राक्षस है। हमारे पूर्वजों ने उन्हें पहले भी देखा है। जहां भी वह दिखते हैं, तबाही आती है। उसने मुझे अपने टेंट में खींच लिया और एक खोदे हुए पत्थर की तरफ इशारा किया। फिर एक पुरानी कहानी सुनाने लगी। कहानी के मुताबिक ये बड़े जानवर कबीलों से लोगों को पकड़ते थे, उन्हें तोड़ते थे और उन्हें कैनिबल कबीला बना देते थे, जो फिर दूसरों का शिकार करते थे खाने के लिए। ब्लैक विस्कर्स कबीला डरते हुए सुन रहा था और चीफ विस्कर मेरी तरफ बेचैन आंखों से मुड़ा। मैंने एक गंभीर मुस्कान दी और अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता कि उन जानवरों को कैसे हराया जाए। हमारी सबसे अच्छी सुरक्षा मजबूत ईंटों की दीवारें हैं। इस बार हम सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि ऐश हमारे साथ लड़ा। मेट्रन ब्लैक विस्कर और चीफ विस्कर ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरों पर चिंता थी। फिर मेट्रन ब्लैक विस्कर ने सवाल किया, क्या ब्लैक विस्कर कबीला आपकी जैसी दीवारें बना सकता है? जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, मैंने अपना मौका देखा। मैं तुम्हें गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा। रिवरस्टोन कबीले के लिए भी इतनी मजबूत दीवारें बनाने में बहुत ज्यादा आदमी और सामान लगता है, लेकिन अगर हम सब मिलकर बनाएं तो वह दीवारें इतनी बड़ी होंगी कि हम सब अंदर रह सके। मेट्रन ब्लैक विस्कर और चीफ विस्कर अलग होकर बात करने लगे और जल्दी समझ गए कि रिवरस्टोन कबीले में शामिल होना ही एकमात्र सही रास्ता था। सुरक्षा और शक्तिशाली हथियार। वो मेरे पास एक गंभीर घोषणा के साथ वापस आए। रिवरस्टोन कबीले के चीफ, हम मंजूर करते हैं, हम आपके लोगों में शामिल होते हैं। मैं अपनी खुशी छुपा नहीं पाया। आपका बहुत स्वागत है। आज से तुम सब मेरे लोग हो। इस कबीले के हर सदस्य के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाएगा। मैंने ब्लैक विस्कर कबीले के जाने का इंतजाम किया, फिर सबको टिम्बर से मिलने के लिए ले गया। कोई वक्त बर्बाद नहीं किया गया। हम तुरंत काम पर लग गए। रेनबो रिज में बहुत खनिज था और टीम ने अपनी पूरी ताकत से खोदा और बहुत सारा अयस्क निकाला। हमने चूना पत्थर और आयरन सल्फाइड भी इकट्ठा किया। मैं आयरन सल्फाइड का इस्तेमाल सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए करूंगा, जिससे हम नमक की गुफा को तोड़कर खोल सकेंगे। जब खनन का काम हो गया, मैं पोर्टर और दूसरों से मिला जो नाव की रक्षा कर रहे थे। फिर खनिज से भरे बर्तन नाव पर रखवाए। नाव खनिज के वजह से पानी में नीचे बैठी थी। हमने कुछ और लोगों को भी उस पर बैठाया और धारा को हमें तेजी से नीचे की तरफ ले जाने दिया। ज्यादा देर नहीं लगी जब हमने कबीले को किनारे पर इंतजार करते देखा। नए शामिल हुए ब्लैक विस्कर्स कबीले के सदस्य भी वहां थे। जब हम सामान के साथ अंदर आए तो सब किनारे से खुश हो रहे थे। आदमी सामान उतारने में मदद करने के लिए दौड़े, लेकिन मैं वहीं पर सोच में खड़ा था। कबीला इतना बड़ा हो जाने से सबको कहां रखा जाए, ये एक बड़ी समस्या बन गई थी। गुफा तंग और छोटी थी, बिल्कुल भी काफी जगह नहीं थी। एकमात्र विकल्प यह था कि घासफूस के घर बनाए, दीवारों के अंदर खुली जगह में। खुशकिस्मती से ब्लैक विस्कर कबीले को इस पर कोई शिकायत नहीं थी। वो घासफूस के घरों में रहने के आदी थे और रिवरस्टोन कबीले में पहुंचकर गोश्त और खालों के ढेर देखकर, हर जगह बड़े बड़े जानवरों को बांधा हुआ देखकर वो और ज्यादा खुश नहीं हो सकते थे। बिना किसी शिकायत के वो तुरंत अपने घर बनाने में लग गए। फिर सबको बताया कि अब से सारा कचरा एक ही जगह पर जाएगा। वो कुदरती खाद थी और उसमें से कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। जब घर ठीक हो गए, मैं फ्लिंट की तरफ मुड़ा। अगले कुछ दिनों में जितने मिट्टी के बर्तन बना सकते हो बनाओ, नए लोगों को उनकी जरूरत है। फ्लिंट खुश नहीं लग रहा था। चीफ, आप इतना सारा तांबे का खनिज लाए हैं, क्या हम उसे पिघलाएंगे नहीं? मैंने आपको उसे पिघलाते देखा है। मैंने उसके गर्व को सहलाया जैसे मैं बच्चे से बात कर रहा हूं। चर्प और दूसरों को कच्चा पिघलाने दो, तुम सफाई के लिए आना, वही हिस्सा जरूरी है। तुम इस कबीले में हाथ से काम करने में सबसे अच्छे हो, किसी और का काम तुम्हारे जैसा नहीं है। उन शब्दों ने हर विरोध को पिघला दिया। फ्लिंट मुस्कुराया और वादा किया कि वह कबीले ने अब तक के सबसे अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाएगा। सबने दिन भर मिलकर काम किया और शाम तक घासफूस के गोल छत वाले छोटे घरों की एक लाइन जैसे जादू से बन गई थी। उस रात पुराने सदस्य और नए लोग एक साथ खाना खा रहे थे। कई में से पहला,
हंसी और बातों से भरा हुआ। बिना किसी को ठीक से पता चले उनके बीच के रिश्ते थोड़े और मजबूत हो गए थे। खाने के बाद आदमी ग्रुप्स में इकट्ठा हो गए। रिवरस्टोन कबीले के तेज हथियारों और होशियार औजारों को बड़ी बड़ी आंखों से हैरानी से देख रहे थे। औरतें भी उतनी ही बिजी थी। घेरों में बैठकर चप्पलें और बुनी हुई टोकरियां बनाने के तरीके बता रही थी। नए लोग ध्यान से सुन रहे थे। जो कुछ समझ सकते थे समझ रहे थे और चुपचाप कबीले की भाषा के शब्द सीखने लगे थे। जब सब दूसरे अपने काम कर रहे थे, मैं एक छोटे थैले में कांसे का बेलचा लेकर चुपचाप निकल गया। जानवरों के बाड़े के पास शौचालय में चुपचाप काम करने लगा। एल्डर हॉर्न ने मुझे देख लिया और वह हैरान चेहरे के साथ मेरे पास आया। चीफ, आप लैट्रिन के पास क्या खोद रहे हो? क्या वहां कुछ काम की चीज है? यह सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैं उसके बगल की मिट्टी खोद रहा हूं। एल्डर हॉर्न और भी ज्यादा उलझा हुआ दिखा। चीफ, इस मिट्टी का क्या फायदा? इससे बर्तन तो नहीं बना सकते। आपको ज्यादा नमक कैसे मिलेगा? यह सोचना नहीं चाहिए। मैंने अपना गुस्सा दबाया। क्या तुम्हें दिखता नहीं? मैं पहले से ही तैयारी कर रहा हूं। इसी मिट्टी से हम वो पत्थर खोलेंगे। अब मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। एल्डर हॉर्न मुझे काम करते हुए देखता रहा। उसके मन में शक था। पत्थर खोलने के लिए मिट्टी खोदना, मुझे तो ये बस एक बहाना लगता है, लेकिन मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूं। लैट्रिन के पास की मिट्टी में साल्ट पीटर बहुत था और साल्ट पीटर से ब्लास्टिंग पाउडर बन सकता था। मैंने कुछ औरतों को साल्ट पीटर के क्रिस्टल्स निकालने के काम पर लगाया। यह तरीका नमक साफ करने जैसा ही था। अगली सुबह तक चमकदार सफेद साल्ट पीटर क्रिस्टल्स निकाल लिए गए थे। साल्ट पीटर मिलने के बाद अगला काम नाइट्रिक एसिड और ग्लाइसिन निकालना था। यह ब्लास्टिंग ऑयल बनेगा और ग्लाइसिन को जानवरों की चर्बी से अलग करना था। अच्छी बात यह थी कि पिछली सर्दी में भेड़ियों के हमले के बाद हमारे पास बहुत सारी जानवरों की चर्बी जमा थी। कच्चा माल की कमी नहीं थी। नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए साल्ट पीटर और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन चाहिए थी, लेकिन हमारे पास अभी सल्फ्यूरिक एसिड नहीं था। तब मैंने आयरन सल्फाइड की तरफ देखा। मैंने आम कोयले के गड्ढे के पास एक समतल जगह चुनी और एक एक कदम करके काम शुरू किया। पहले लकड़ियों का एक ढेर, फिर उसके चारों तरफ आयरन सल्फाइड के टुकड़े एक ग्रिड पैटर्न में रखे। पूरी चीज को एक ढेर की तरह बनाया गया। लकड़ी पूरी तरह से अंदर छुपा दी गई। बस नीचे कुछ छोटे छेद छोड़ दिए जहां से आग लगाई जा सके। ओआरए के ऊपर हमने सूखी घास की एक मोटी परत रखी। फिर सब कुछ गीली मिट्टी की परत से बंद कर दिया। सब तैयार होने के बाद मैंने एक पतली टहनी से कोयले का अंगारा उठाया और नीचे के छेदों से ध्यान से लकड़ी को जलाया। आयरन सल्फाइड में सल्फर बहुत था। कुछ ही देर में मिट्टी के खोल के अंदर सब कुछ तेजी से जलने लगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन धीमी थी। इसको पूरा होने में लगभग आधा महीना लगता। जब हम इंतजार कर रहे थे, मैंने मिट्टी से डिस्टिलेशन इक्विपमेंट बनाना शुरू किया, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों को साफ किया जा सके। उन्हें भट्टी में पकाने से पहले सूखने के लिए छोड़ दिया। इस तरह का बारीक काम मैंने फ्लिंट को सौंपा, जबकि मैं जानवरों को देखने गया। मौसम तेजी से गर्म हो रहा था। जानवर अपनी सर्दी की खाल उतार रहे थे। जैसे ही मैंने यह देखा, मैं समझ गया कि अब बोने की तैयारी का समय आ गया है। गोडम में जंगली चावल, मूंगफली, मिर्च के बीज, रेमी फाइबर के बीज और कांटे वाले पेड़ के बीज थे। मूंगफली को पहले छीलना और भिगोना था। मैंने कुछ तेज लड़कियों को इकट्ठा किया, जमीन का एक साफ टुकड़ा ढूंढा और हम सब साथ बैठकर काम शुरू करने लगे। मेट्रन ब्लैक विस्कर वहां से गुजरी और हैरान होकर रुकी। तुम क्या कर रहे हो? हम ये दाने बो रहे हैं, मैंने उसे बताया। उसने कई बार बो रहे हैं शब्द खुद से दोहराया, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाई। मैंने उसे धीरे धीरे समझाया। बोने का मतलब है इन दानों को बसंत में जमीन में दबाना। एक मूंगफली अंदर जाती है और दर्जनों, कभी कभी सैकड़ों वापस उगते हैं। उसका जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। वो बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने पक्के से सर हिलाया। अगर सही से किया जाए तो तुम्हें हमेशा ज्यादा मिलेगा जितना तुमने डाला है। और हम सिर्फ मूंगफली नहीं बो रहे, हम चावल भी बो रहे हैं। चावल तो और भी कमाल का है। बसंत में एक दाना और पतझड़ तक तुम्हें कम से कम वापस मिलेंगे। यही वह बात थी जो मैं पहले कर रहा था कि यह जमीन 6000 लोगों को खाना खिला सकती है। चीफ विस्कर पास से सुन रहा था, हर बात पर ध्यान दे रहा था। वो आगे झुका। हमें इस पर पूरा जोर लगाना होगा। खेती तो शिकार से भी ज्यादा जरूरी लगती है। मैंने सहमत होते हुए सर हिलाया। चीफ विस्कर ने एक कबीले की अगुवाई की थी। वो जल्दी समझ जाता था। तब मेट्रन ब्लैक विस्कर की आंखें चमक उठी, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। चीफ, मुझे अभी याद आया, जब हम आए थे तो हम कुछ बोरी मूंगफली साथ लाए थे। अभी हमारे पास खाने की कमी नहीं है। मुझे लगता है हमें उन्हें भी बोना चाहिए। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये तो बहुत अच्छा है। मैंने तुरंत किसी को भेजा कि वह सही मूंगफलियों को अलग करे, और मेट्रन ब्लैक विस्कर उत्सुकता से सर हिलाती हुई अपनी छड़ी पर सहारा लेकर ये काम देखने चली गई। चीफ विस्कर्स ने मेरी बात खींची, लगभग बेचैन होकर। चीफ, मेरा क्या काम है? कुछ आदमियों को इकट्ठा करो और आओ मेरी हल चलाने में मदद करो, मैंने कहा। उसका चेहरा चमक उठा और वो अपनी टीम इकट्ठा करने दौड़ गया। अगली सुबह जल्दी रिवरस्टोन कबीले की एक अनुभवी औरत बैल को आगे से चला रही थी, जबकि चीफ विस्कर पीछे से हल को संभाले हुए थे। मिट्टी को कांसे के हल के पीछे धीमी लहर की तरह उठते और मुड़ते देखकर चीफ विस्कर हैरान और खुश दोनों थे। मेरा अपना काम था। मैंने पहले ही एक बड़े पानी के घड़े में चावल के बीज भिगो दिए थे। बीजों को कम से कम 24 घंटे तक भिगोना था। जब बीज भीग रहे थे,
मैंने सिंचाई का चैनल खोला ताकि सबसे पश्चिमी खेत में पानी भर जाए। वो जमीन पौधों की नर्सरी बनेगी। एक बार मूंगफली के बीज अलग हो गए तो उन्हें भी भिगोने के लिए डाल दिया गया। चावल, मूंगफली और मिर्च सब एक साथ बोने के लिए चीफ विस्कर ने अपनी टीम से खूब काम कराया। जमीन पर सुबह से शाम तक काम किया गया। पीठ में दर्द और पैरों में जलन थी, लेकिन किसी ने भी अपना जोश नहीं खोया। जब कोई थक जाता तो कोई और उसकी जगह ले लेता। जब कोई बैल थक जाता तो नया बैल लगा दिया जाता। दोनों कांसे के हल जमीन में चलते रहे। 2 दिन से भी कम समय में हर खेत की जमीन पलट दी गई थी। मिट्टी ढीली और हवादार थी। हर घास साफ कर दी गई थी। भिगोए हुए बीज पानी से निकाल लिए गए। ध्यान से सूखी घास में लपेटे गए। पानी से हल्का सा गीला किया गया और कोयले की भट्टी के पास अंकुरित होने के लिए रख दिए गए। तीसरे दिन मैंने अंकुरित चावल के बीज तैयार खेत में बराबरी से बिखेरना शुरू किया। फिर ऊपर से मिट्टी की एक पतली परत हल्के से दबाई। आखिर में सिंचाई का चैनल खोला गया ताकि खेत में पानी भर जाए। मूंगफली बोने में थोड़ी ज्यादा देखभाल की जरूरत थी। कतारें आधे मीटर की दूरी पर बनाई गई। हर पौधा अगले से 15 सेंटीमीटर दूर था। बोने वाला एक हाथ में मूंगफली का कटोरा और दूसरे हाथ में नोकदार लकड़ी का डिबर पकड़े हुए था। डिबर से फासला नापो। एक छोटा गड्ढा खोदो, 2 मूंगफली डालो, मिट्टी से ढको, अगले पर जाओ। ये चक्कर दोहराओ। फिर आखिर में सबको एक साथ पानी दो। मिर्च भी इसी तरीके से बोई गई। हर आधे मीटर पर एक गुच्छा, हर पौधे के बीच 30 सेंटीमीटर। खोदो, बो, ढको, पानी दो। एक काम दूसरे में मिलता जा रहा था। बोने के दौरान लगभग रिवरस्टोन कबीले के लोग खेतों में थे। मैं भी वहां था। इतने सारे हाथों से पूरा खेत का काम दोपहर तक हो गया और किसी को ज्यादा थकान भी नहीं हुई। बोने के अगले दिन कबीला अपनी आम दिनचर्या में वापस आ गया। फ्लिंट भट्टी पर वापस चला गया। जो बर्तन वह बना रहा था वह सिर्फ नए लोगों के रोज के इस्तेमाल के लिए नहीं थे। कुछ बर्तन दूसरे कबीलों के साथ भविष्य में व्यापार के लिए अलग रखे जा रहे थे। स्किप, चर्प और भाई रीड और ब्रुक पूरी तरह से तांबे को पिघलाने में लगे हुए थे। उन्हें हर दिन ज्यादा माहिर होते देखकर मैंने सोचा कि अब उन्हें और मदद देनी चाहिए। शिकार पार्टी के बेहतर सामान के साथ शिकार करना लगभग आसान हो गया था। इतना कि कबीला खा भी नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे मौसम गर्म हुआ, गोश्त को ताजा रखना मुश्किल हो गया। शिकार पार्टी को रुकना पड़ा और मैं किसी को भी बेकार नहीं बैठने देना चाहता था। कुछ लोगों को बस्ती के पीछे की पहाड़ियों में कांटे वाले पेड़ की कांटे इकट्ठा करने भेजा गया। वह कांटे बहुत अच्छे तीर बनाते थे और एक बहुत जरूरी साधन थे। हमें उनका एक बड़ा भंडार चाहिए था और हम कुछ कांटे वाले पेड़ भी लगा सकते थे। एक और ग्रुप को पेड़ काटने भेजा गया, तनों से घर बनाने और चीजें बनाने के लिए और टहनियों को लकड़ी के रूप में सुखाने के लिए। तीसरा ग्रुप जंगल में पक्षी पकड़ने गया। मैं जानवर पालने के काम को बढ़ाना चाहता था। पक्षियों के पंख तीर बनाने के लिए बिल्कुल सही थे और हम हर बार लड़ाई के लिए जंगली पक्षियों को पकड़ने की कोशिश नहीं कर सकते थे। एक स्थिर झुंड ही इसका हल था। पास में कई प्रजातियां थी जिन्हें पालना अच्छा था। ग्राउस, गिनी फाउल और लाल दुम वाले जंगली मुर्गी। मैंने खरगोश के बाड़े के बगल में एक जगह अलग की और ईंटों, लकड़ी के खंभों और छप्पर वाली घास से एक सही मुर्गी घर बनाया। उसके चारों तरफ कंधे तक ऊंची बाड़ लगाई गई और एक बार पकड़े गए पक्षियों के पंख और दुम के पंख नोच लिए गए तो वो उड़ नहीं सकते थे। चारा आसान था। जंगली हरी सब्जियां, क्लोवर घास और राई घास पास के चरागाह में घनी और तेजी से बढ़ रही थी। झुंड को खिलाने के लिए काफी से ज्यादा। 3 दिन बाद सुबह होने के तुरंत बाद मेट्रन ब्लैक विस्कर और एल्डर हॉर्न एक साथ बैठकर किसी बात पर उत्सुकता से फुसफुसा रहे थे। मैं अभी दीवार के बाहर निकला ही था कि उन्होंने मुझे देख लिया। एल्डर हॉर्न ने अपने हाथों को मुंह के चारों तरफ किया और चिल्लाया, चीफ आओ देखो, जिस चावल की तुमने बात की थी वह उग गया है। मैं आधा सोया हुआ था, लेकिन वो शब्द ठंडे पानी की तरह लगे। मैं बिना सोचे ही खेत की तरफ दौड़ पड़ा। पौधों की नर्सरी हरी पत्तियों के घने समुद्र से ढकी हुई थी जो मिट्टी से बाहर निकल रही थी। मेरी आंखों में चुभन हुई। मेरी आवाज गले में अटक गई। ये सच है, ये सच में उगा है। मैं फिर से चावल खाऊंगा। एल्डर हॉर्न ने मुझे हैरानी से देखा। चीफ, क्या आप ठीक हो? मैंने खुद को संभाला और आदेश देने के लिए मुड़ा। मैं ठीक हूं। मैं बस खुश हूं। अब तुम दोनों जाओ और सबको बताओ कि खेतों में से कोई नहीं चलेगा। जो कोई भी पौधे को कुचलेगा उसे उस दिन खाना नहीं मिलेगा। यह भी पक्का करना कि बच्चे, जानवरों और भेड़ियों के बच्चों को भी खेतों से दूर रखें। वही नियम, वही सजा। मेट्रन ब्लैक विस्कर ने बगल से एक सुझाव दिया। चीफ, अगर हम इसके चारों तरफ टहनियों की बाड़ लगा दे तो? मैंने उसे मना कर दिया। जरूरत नहीं, उसमें बहुत मेहनत और समय लगेगा। एक साफ नियम साफ साफ बता देना ही काफी है। और सच में जब नाश्ते के दौरान नियम का ऐलान किया गया तो किसी ने भी विरोध नहीं किया। हर कोई समझ गया था कि वह पौधे उनका भविष्य का खाना थे। 7वें दिन तक मूंगफली और मिर्च भी मिट्टी से बाहर निकल आए थे और चावल ने अपनी पहली पत्ती निकाल दी थी। खेत चमकदार हरे रंग से भरे थे, जिंदगी से भरपूर। मुर्गी घर में लाल दुम वाले जंगली मुर्गी 30 से ज्यादा हो गए थे और खरगोश बच्चे देने वाले थे। बाड़े में जानवरों को देखते हुए मेरे ख्याल उस 4 पहियों वाली गाड़ी की तरफ चले गए जो हमने अभी तक नहीं बनाई थी। धातु का उत्पादन ही कबीले को पीछे रोक रहा था। तांबे के कम भंडार ने कई योजनाओं को रोक रखा था, लेकिन अब जब ओआर बहुत था तो उनमें से कई आगे बढ़ सकते थे, जैसे सैडल हार्नेस और लकड़ी की बाल्टियां। मैंने सैडल हार्नेस पूरा किया और तुरंत एक प्राइम एडल्ट मेल क्राउन स्टैक को लाया।
उस पर बांधा, उसे बाहर एक चक्कर लगाया और वह मजबूत लगा। अगला काम लकड़ी की बाल्टियां बनाना था। कबीले को पानी ले जाने के लिए बर्तन चाहिए थे। मिट्टी के बर्तन बहुत जल्दी टूट जाते थे, इसलिए बाल्टियां ही हल थी। मैंने नाव बताए, नाव बनाने से बची हुई सीडर की तख्तियां चुनी और पोर्टर की टीम को मेरे निर्देशों का पालन करते हुए काम पर लगाया। एक के बाद एक हर आकार की लकड़ी की बाल्टियां रिवरस्टोन कबीले में दिखने लगी। एल्डर हॉर्न ने बाल्टियों के बढ़ते ढेर को देखा और पूछे बिना नहीं रह सका, चीफ, हमें ये सब किस लिए चाहिए? मैं हंसा, हम इनका इस्तेमाल करते हैं और जो बच जाती है वह दूसरे कबीलों के साथ व्यापार के लिए जाती है। एक लकड़ी की बाल्टी मिट्टी के घड़े से कहीं बेहतर पानी ले जाती है। बाल्टियों का काम हो जाने के बाद मैंने अपना पूरा ध्यान 4 पहियों वाली गाड़ी पर लगाया। सबसे जरूरी हिस्सा पहिया था। बनाना मुश्किल, सही बनाना भारी और छोटे ठेले के लिए इस्तेमाल किया गया पुराना तरीका यहां काम नहीं करेगा। गौर से सोचने के बाद मैंने पोर्टर को 2 सेट सही नाप दिए और पक्का किया कि वह समझ गया है कि इन्हीं नापों के हिसाब से 4 पहिए बनाने हैं। ना ज्यादा बड़े, ना ज्यादा छोटे, सिर्फ सबसे मजबूत लकड़ी ही काम आएगी और बड़े पहियों में समय लगेगा। मेरे पास खड़े होकर इंतजार करने का समय नहीं था। मैं दूसरे जरूरी कामों की तरफ मुड़ा। कुछ ही देर में आयरन सल्फाइड का ढेर 11 दिन से जल रहा था। अगला कदम नाइट्रिक एसिड बनाना था। लोगों के आसपास होने पर यह बहुत खतरनाक था। मैंने सबको उस जगह से हटा दिया। 2 पूरे दिन के काम से सल्फ्यूरिक एसिड के 2 बड़े मर्तबान और लगभग आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल्स मिले। वो क्रिस्टल शुद्ध लोहे का पाउडर थे। आगे लोहे के औजार बनाने की नींव और सल्फ्यूरिक एसिड हाथ में होने पर नाइट्रिक एसिड बनाना सीधा साधा था। मैंने डिस्टिलेशन इक्विपमेंट लगाया, साल्ट पीटर और सल्फ्यूरिक एसिड को बर्तन में डाला और प्रक्रिया शुरू की। नाइट्रिक एसिड बन गया। नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड ग्लाइसिन दोनों हाथ में होने पर मैं आराम नहीं कर सकता था। ब्लास्टिंग ऑयल खतरनाक रूप से अस्थिर था। एक हल्की सी टक्कर, एक झटका या तापमान में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी इसे चालू कर सकती थी। एकमात्र सुरक्षित तरीका था कि उन्हें इस्तेमाल करने से तुरंत पहले मिलाया जाए। एक पल भी पहले नहीं। सब कुछ तैयार था। मैंने फ्लिंट को तांबे से लोहे के अनुपात में तीर के नोके बनाने को कहा। मैंने एक नोक को गोल और भोतरा बनाने पर जोर दिया। इसे धनुष से छोड़कर सुरक्षित दूरी से धमाका शुरू किया जाएगा। अगली सुबह जल्दी मैं कबीले के बीच में खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, हर आदमी अपने औजार पकड़ो और मेरे पीछे आओ। हम नमक लेने जा रहे हैं। पूरा कबीला जोश से भर गया। सब जाने के लिए तैयार थे। चीफ विस्कर आगे बढ़ा, क्या मैं आ सकता हूं? स्प्राउट और भी तेज था। वह दौड़कर मेरे पैर से चिपक गया, उसे नाटकीय ढंग से हिलाते हुए। चीफ, मैं भी आना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं कि अच्छे से रहूंगा। मैंने सोचा और सर हिलाया। ठीक है, तुम दोनों आ सकते हो। एल्डर हॉर्न, तुम यहीं रुककर कैंप संभालो। एल्डर हॉर्न ने बिना किसी विरोध के मान लिया। उसे जिज्ञासा थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन किसी को तो रुकना ही था। स्प्राउट ने खुशी से चिल्लाया और हवा में उछल पड़ा, फिर रम को लाने दौड़ गया। कुछ ही मिनट में लोगों का एक झुंड चल पड़ा। कंधों पर बेलचे, पीठ पर तीरकश, बैल साथ में। मैंने 2 बंद मर्तबान उठाए, एक हर हाथ में, एक नाइट्रिक एसिड का, एक ग्लाइसिन का, स्थिर और ध्यान से। यात्रा दोपहर तक चलती रही, जब तक हम आखिर में उस गुफा तक नहीं पहुंच गए जो कभी बल्ट कैप कबीले की थी। मैंने सबको रुकने का इशारा किया। पहले खा लो, थोड़ा आराम कर लो। सबने अपना सामान नीचे रखा और दोपहर का खाना जल्दी से खत्म किया। आधे घंटे बाद मैं खड़ा हुआ, ताली बजाई और सबको वापस काम पर बुलाया। कुछ सबसे मजबूत आदमी गुफा के मुंह पर इकट्ठे हुए। हीवो और रिदमम चिल्लाते हुए हर रोकने वाले पत्थर को एक तरफ हटा रहे थे। ओच ने अपना सर खुजलाया, तंग मुंह को देखते हुए, हम इसे कैसे खोलेंगे? वो पत्थर बहुत मजबूत है। मैंने एक पत्थर देखा, एक पल के लिए मुंह का अध्ययन किया, फिर धीरे से कहा, ये 2 मर्तबा जो मैं उठाए हुए हूं। तुम सब बाहर निकल जाओ। अपने कांसे के बेलचे ले लो। तुम लोग अभी एक गड्ढा खोदोगे। मैंने टिम्बर को एक मशाल दी और गुफा के अंदर बंद पत्थर की दीवार की तरफ इशारा किया। ये मशाल लो और उसे उस बंद दरार के मुंह पर पकड़े रहो। टिम्बर ने बिना कुछ कहे उसे लिया और अपनी जगह पर चला गया। मैं गुफा से बाहर निकला और तीखी नजरों से आसपास की जमीन को देखा। सब कुछ समझते हुए मुझे एक छोटा सा ऊंचा स्थान मिला जहां से साफ दिख रहा था। मैं टिम्बर की मशाल को गुफा के मुंह पर बिना किसी रुकावट के जलते हुए देख सकता था। इसका मतलब था कि यहां से निशाने तक सीधा तीर चलाया जा सकता था। तीर चलाने के लिए बिल्कुल सही। मैंने एक टहनी तोड़ी और उसे निशान के रूप में जमीन में गाड़ दिया। फिर सबको बुलाया, हां खोदो, आदमी की आधी ऊंचाई तक गहरा। यह आदेश दिया गया और बेलचे तुरंत जमीन पर लगे। जब गड्ढा लगभग काफी गहरा हो गया, मैंने सबको इकट्ठा किया। सब बैलों को लेकर लास्ट ब्रेथ रिज के नीचे की ढलान पर जाओ और इंतजार करो। एक धमाका होगा, इतना तेज कि जमीन हिल जाएगी। जब तक पूरी तरह शांति ना हो जाए तब तक मत हिलना। फिर यहां वापस आना और मुझे इस गड्ढे में ढूंढना। सबने गंभीरता से सर हिलाया, फिर बैलों को दूर ले गए। मैंने ध्यान से 2 मर्तबान वापस गुफा में ले गया। अंदर रोशनी धीमी थी और आग टिमटिमा रही थी। हवा में तनाव महसूस हो रहा था। मैंने धीमी सांस ली, कंसंट्रेटेड ग्लाइसिन का मर्तबान धीरे से खोला और नाइट्रिक एसिड बूंद बूंद करके डालना शुरू किया। फिर एक सादे लकड़ी के तीर के डंडे का इस्तेमाल करते हुए मैंने मिश्रण को पूरे ध्यान से हिलाया। पूरी प्रक्रिया कई मिनट से ज्यादा लगी। हर एक हरकत सोच समझकर, हर सेकंड गलती होने की संभावना के लिए तैयार।
ब्लास्टिंग ऑयल का पूरा मर्तबान तैयार होने के बाद मैंने उसे बंद पत्थर की दरार के मुंह पर रख दिया। फिर मैं झुका और गुफा में और अंदर गया। रोशनी के लिए आग जलाई ताकि जब मैं तीर चलाऊं तो निशाना बाहर से दिखे। सब कुछ तैयार होने के बाद मैं तेजी से गड्ढे की तरफ चला। मेरा दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। मैं तब तक देखता रहा जब तक आखिरी आदमी जगह से हट नहीं गया। फिर धीरे से धनुष उठाया, खींचा और निशाना लगाया और डोर के तेज झटके के साथ तीर टूटते तारे की तरह आगे बढ़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने धनुष को मोड़कर गड्ढे में गिरा दिया और अपने हाथों को जोर से कानों पर दबा लिया। अगली ही पल एक गहरी गरजदार आवाज दुनिया में फट गई, जैसे खुद धरती फट गई हो। बंद पत्थर की दीवार एक बड़े खुले हुए गड्ढे में उड़ गई। जो गहरा दबा हुआ था वो पूरी तरह से खुले आसमान के सामने था। गुफा के मुंह से निकली शॉक वेव ने मिट्टी और पत्थर को हर दिशा में फेंक दिया। मुझे पल भर में मलबे के नीचे दबा दिया। हर पक्षी एक साथ आसमान में उड़ गया और पेड़ की टहनियां साफ टूट कर गिर गई। लास्ट ब्रेथ रिज पर रिवर स्टोन कबीला कसमसाते हुए इंतजार कर रहा था। तब जमीन उनके पैरों के नीचे हिल गई। मेट्रन ब्लैक विस्कर अपनी छड़ी पर सहारा लिए लड़खड़ाई और गिर गई। पत्थर के टुकड़े आसमान में पटाखों की तरह उछले। मुट्ठी भर पत्थर लास्ट ब्रेथ रिज तक गिरे। बैल घबराहट में पागल हो गए। रस्सियों से टकरा रहे थे, लेकिन वह पेड़ों से मजबूती से बंधे थे और छूट नहीं पाए। बाव और ऐश पूरी तरह से हिम्मत हार गए और ढलान से नीचे भाग गए। जैसे ही टिम्बर ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, सब नीचे झुक जाओ। भीड़ अपने होश में आई और जमीन पर लेट गई। चीफ विस्कर्स पूरी तरह से स्थिर खड़ा था। चेहरा हैरानी से जमा हुआ था जो उसने अभी देखा था। कुछ मिनट बाद रिवरस्टोन कबीले में वापस एल्डर हॉर्न ने दूर की आवाज सुनी और ऊपर देखा तो उसे क्षितिज से पक्षियों का एक बड़ा बादल उठता हुआ दिखा। एल्डर हॉर्न ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, ये चीफ है। उसने सच में पहाड़ खोल दिया। जो औरतें और बच्चे पीछे रुक गए थे वो खुशी से झूम उठे। आखिरकार हमें फिर से नमक मिलेगा। इसी बीच नदी के पूर्व में बर कबीले का चीफ बर अपनी शिकार पार्टी के साथ खेत में था। पूरी तरह से शिकार पर ध्यान दे रहा था। तब वही हड्डी हिला देने वाली आवाज उन तक पहुंची। हर सर मुड़ गया। पश्चिम में धूल का एक स्तंभ आसमान में उठ रहा था। चीफ बर ने उसे घूरा, बुदबुदाते हुए, वहां क्या हुआ? क्या देवताओं ने हमला किया? उसके एक आदमी ने धीरे से कहा, यह नदी की दिशा से आया है। चीफ बर ने खुद को संभाला, चलो वापस चलते हैं और शामन से पूछते हैं। अगर कोई आत्माओं को पढ़ सकता है तो वह है। उसने दिन का शिकार कंधे पर रखा और अपनी पार्टी को तेजी से वापस ले गया। गुफा के कई किलोमीटर दक्षिण में जंगल से गुजरते हुए लोगों का एक और ग्रुप यात्रा पर था। इस ग्रुप का कोई पक्का घर नहीं था। वो कबीलों के बीच संदेश लेकर घूमते थे। आगे लगभग 20 साल का एक मजबूत नौजवान था जिसका नाम फॉक्स था। उसके हाथ में एक मोटा मोटा नक्शा था और तभी धमाका हुआ। ग्रुप जम गया। बड़ी बड़ी आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। फॉक्स का चेहरा बदल गया। उसने झुंड को रोकने के लिए हाथ उठाया और बिल्कुल स्थिर खड़ा हो गया, ध्यान से सुनते हुए। उसने अपनी आंखें आसपास के पेड़ों पर घुमाई। उसके बगल में किसी ने झटके से कहा, फॉक्स, वो आवाज गलत है। फॉक्स की भ्रिकुटी सिकुड़ गई। शांत रहो। जो भी था वो उत्तर पश्चिम से आया और इतनी तेज आवाज आम नहीं होती। वो एक घुटने पर बैठा और नक्शा को फैला दिया। अपनी उंगली से पहाड़ियों की चोटियों को ट्रेस करते हुए उसकी आंखों के पीछे कुछ हिसाब किताब चल रहा था। यहां से उत्तर पश्चिम में वेस्टर्न माउंटेन रेंज है। वहां कुछ भी आम नहीं, बस जंगली जानवर, जब तक कि किसी कबीले ने यह ना किया हो। ग्रुप आपस में फुसफुसाने लगा। चेहरे बेचैनी से कसमसाए हुए थे। फॉक्स खड़ा हुआ, बात करना बंद करो और चलो। हम देखने जा रहे हैं, लेकिन अपने हथियार तैयार रखना। सबने सर हिलाया और अपने पत्थर के कुल्हाड़े और लकड़ी के भाले निकाले। ध्यान से उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से आवाज आई थी। गुफा में वापस वेस्टर्न माउंटेन केव, जिसका आधा हिस्सा अब बुड़ गया था। मैं गड्ढे के अंदर फंसा हुआ था, मिट्टी के भारी बोझ के नीचे दबा हुआ। मैंने अपनी पूरी ताकत से घूमने की कोशिश की। हाथ हर दिशा में मिट्टी खोद रहे थे। बस एक ही सोच थी, बाहर निकलो। बहुत देर लगने के बाद ऊपर से एक दबी हुई आवाज आई, चीफ, चीफ, आप कहां हो? चीफ विस्कर्स की आवाज। मुझे ऊर्जा का एक झटका लगा और मैंने अपनी बची हुई पूरी ताकत से ऊपर की तरफ धक्का दिया। एक घुर्रू के साथ मेरा सर आखिरकार सतह से बाहर निकला। मैंने गहरी और बेचैनी से सांस ली। मैं यहां हूं। मैंने चिल्लाया। मेरी आवाज गले में धूल की वजह से खराब और फटी हुई थी। चीफ विस्कर और दूसरे दौड़ते हुए आए। मुझे एक नजर देखते ही उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने अपने बेलचे फेंक दिए और नंगे हाथों से मिट्टी खोदने लगे, सांस रोके हुए बुदबुदाते हुए, चीफ, हमने आपको ढूंढ लिया। आत्माओं का शुक्रिया। उस आवाज ने तो हमारे दिल ही रोक दिए थे। मैंने खुद को स्थिर होने दिया। मुझे सीधा खींचने वाले हाथों को स्वीकार किया। धूल झाड़ी और मुस्कुराने में कामयाब रहा। मैं ठीक हूं। फिर एक पल भी बर्बाद किए बिना मैंने सबको गुफा की तरफ ले गया ताकि देखें कि धमाके ने क्या किया था। जहां कभी एक तंग दरार थी, अब वहां एक चौड़ी खुली गुफा थी और टूटी हुई दीवारों के साथ सफेद क्रिस्टल पत्थर की परत दर परत दिख रही थी। रोशनी में यह चमक रहा था और झिलमिला रहा था जैसे एक चांदी के पहाड़ के अंदर हो। सब लोग चुपचाप खड़े थे। मैंने उन्हें होश में लाया। हम दिन का समय बर्बाद कर रहे हैं, चलो खनन शुरू करते हैं। इससे जादू टूट गया। हर कोई जोश से काम पर लग गया।
कबीले के कुछ तेज दिमाग लोग पहले से ही नमक के टुकड़ों को बाहर निकालने के लिए सादी बेल की रस्सियां बुन रहे थे। जब सब लोग तेजी से काम कर रहे थे तब मेरी नजर के कोने में कुछ दिखा। गुफा की छाया में कुछ आकृतियां मुड़कर पड़ी हुई थी। मेरा सीना कस गया। मैं पास गया और मेरा चेहरा स्थिर हो गया। वह बच्चों के सूखे हुए अवशेष थे। छोटे शरीर, फटे हुए कपड़े, पत्थर के कोनों में मुड़े हुए अंग। वह दर्द में अंधेरे में मर गए थे, बिना किसी के उनके पास आए। मेरी आंखों में चुभन हुई। मेरे सीने में कुछ खाली सा बस गया। मैं मुड़ा और धीरे से कहा, कुछ सूखी लकड़ी लाओ, हम उन्हें सही विदाई देंगे। कुछ कबीले के सदस्यों ने खामोशी से सर हिलाया। कुछ ही देर में गुफा के अंदर आग जल रही थी। लपटें ऊंची उठ रही थी। हर चेहरे पर एक गंभीर रोशनी डाल रही थी। मैंने पहल की। धीरे से कई सूखे हुए अवशेषों को आग पर रखा। धीरे धीरे शब्द बुदबुदाते हुए, इन गरीब बच्चों के लिए एक आशीर्वाद जिन्हें मैं कभी नहीं जानता था। जैसे ही लपटें उठती है, हल्का धुआं ऊपर की तरफ घूमता है, जैसे बच्चों की बेचैन आत्माओं को धीरे से दूर ले जा रहा हो। यह हो जाने के बाद मैंने एक लंबी सांस ली, खुद को संभाला और चिल्लाया, सब लोग आगे बढ़ो, नमक का काम खत्म करो और हम घर चलते हैं। कबीले ने एक साथ जवाब दिया। हाथ अब तेजी से चल रहे थे। लंबी और मुश्किल मेहनत के बाद हर बाल्टी और टोकरी पूरी तरह से भरी हुई थी। जैसे ही आसमान धुंधला हुआ, मैंने हाथ हिलाया, बस हो गया, समेट लो, आज बहुत अच्छा माल मिला, चलो वापस चलते हैं और जश्न मनाते हैं। जो खुशी की आवाज उठी वह तुरंत और पूरी ताकत से थी। हम सब साथ चल पड़े। बैल नमक से लदे हुए थे। पूरा झुंड आराम से और विश्वास के साथ चल रहा था। हम ज्यादा दूर नहीं गए थे कि दक्षिण की पेड़ों की कतार से सरसराहट की आवाज आई जो तेजी से तेज हो रही थी। मैं पल भर में सतर्क हो गया। मैंने हाथ उठाकर काफिले को रोका। एक झटके में अपना तीर कमान निकाला और धीमी लेकिन तेज आवाज में हुक्म दिया, कोई आवाज नहीं, हथियार तैयार रखो। हर हाथ ने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए। सब लोग बचाव की मुद्रा में आ गए और सबकी नजरें पेड़ों पर थी। एक पल में अजनबियों का एक झुंड जंगल से बाहर निकला। उनकी पीठ पर जानवरों की खाल थी और हाथ में कच्चे हथियार थे। उनके आगे वांडर ट्राइब का नेता दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोला, हम वांडर ट्राइब से हैं, बस यहां से गुजर रहे हैं। मैंने अपना तीर कमान पकड़े रखा और ठंडी आवाज में बोला, वंडर ट्राइब, कभी सुना नहीं तुम्हारे बारे में, तुम यहां क्या चाहते हो? तेजी से आगे आया। हमारी ट्राइब एक जगह नहीं रहती, हम ट्राइब्स के बीच सफर करते हैं, संदेश पहुंचाते हैं और रिश्ते बनाते हैं। तुमने वहां काफी शोर मचाया था, हमको जिज्ञासा हुई और तुम एक बड़ी ट्राइब लगते हो तो हमने सोचा मिलना ठीक रहेगा। मैंने अपनी आंखें पतली की, फॉक्स को ऊपर से नीचे तक देखा और बिना किसी भाव के पूछा, तुम मिलने की बात कर रहे हो तो असल में क्या दे रहे हो? कि आंखें घूमी जैसे उसे कुछ याद आया हो। बस कुछ दिन पहले हमने एक बड़े स्प्रिंग गैदरिंग के बारे में सुना था। ये इस इलाके का सबसे बड़ा सालाना इवेंट है। आसपास की सब ट्राइब्स वहां इकट्ठी होती हैं, चीजें बदलने और अपनी कला दिखाने के लिए। इस बात ने मेरा ध्यान खींच लिया। अगर हमारी ट्राइब को बढ़ना है तो हमें बाहर के लोगों से रिश्ते और ज्यादा साधन चाहिए। स्प्रिंग गैदरिंग बिल्कुल वैसा मौका है जैसा हमें चाहिए। लेकिन मैंने अपना चेहरा आम रखा। ये तो बस एक गैदरिंग की अफवाह है, कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर यह सच भी है तो मुझे मुफ्त में क्यों बता रहे हो? तुम कुछ चाहते हो? ने अजीब सी हंसी हंसी और अपने हाथ मलने लगा। सच कहूं तो हम बहुत देर से सफर कर रहे हैं। हमारा खाना खत्म हो गया है। हम इतने भूखे हैं कि पेट अंदर धंस गए हैं। अगर तुम थोड़ा खाना दे सको तो मैं तुम्हें स्प्रिंग गैदरिंग के बारे में सब कुछ बताऊंगा, हर छोटी से छोटी बात। मैंने तीव्री चढ़ाई, नमक से लदे बैलों को देखा और झिझकते हुए बोला, हमारे पास भी सफर में देने के लिए ज्यादा खाना नहीं है। ने उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखा। बस थोड़ा सा सूखे गोश्त के कुछ टुकड़े या कुछ जंगली साग। मैं कसम खाता हूं कैंप वापस जाकर दुगना वापस करूंगा। मैंने सोचा, फिर अपना सर हिलाया। अभी इसका सही वक्त नहीं है। मैं ये करता हूं, हमारी ट्राइब के साथ वापस चलो, हम तुम्हें अच्छे से खाना खिलाएंगे और तब तुम हमें स्प्रिंग गैदरिंग के बारे में सब कुछ बता सकते हो। कि आंखें एकदम चमक उठी। हाँ, अब हुई ना बात। बहुत शुक्रिया चीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। दोनों ग्रुप साथ चलने लगे। आसमान में अंधेरा छा गया और हमारी ट्राइब ने अपनी मशालें जलाई। वंडर ट्राइब ने चमकती मशालों को बड़ी आंखों से देखा। जिज्ञासा और जलन से भरे हुए पास आकर पूछने लगे, चीफ, ये मशाले तो कमाल है, तुम इन्हें कैसे बनाते हो? हम हमेशा अंधेरे में सफर करते हैं और सिर्फ मुश्किल ही होती है। मैं मुस्कुराया, एक डंडी ढूंढी, एक सिरे को कपड़े और सूखी घास से मोटा लपेटा, उसे चर्बी में भिगोया और जला दिया। बस इतना ही। फॉक्स मेरी बात सुनते हुए सर हिलाता रहा। कितनी आसान चाल है, वापस जाकर मैं सबसे ये बनवाऊंगा। हम पूरे रास्ते बात करते रहे और जल्द ही हम रिवर स्टोन ट्राइब पहुंच गए। जैसे ही वंडर ट्राइब अंदर आई, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। बड़ी मजबूत दीवारें बस्ती को घेरे हुए थी। अंदर घर साफ कतारों में खड़े थे। लोग और जानवर सब खुश थे। पूरी जगह जिंदगी से गुनगुना रही थी। ने धीमी से सीटी बजाई। तुम्हारी ट्राइब इतनी बड़ी और इतनी अच्छे से बनी हुई है। ये सबसे शानदार बस्ती है जो मैंने आज तक देखी है। मैं मुस्कुराया और हुक्म दिया, वंडर ट्राइब को ठीक से बसा दो और गम खाना ले आओ। माहौल गर्म और आरामदायक था। खाने के बाद बोला, चीफ, तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। स्प्रिंग गैदरिंग अब से आधे महीने बाद है। यह पूर्व में नदियों के संगम पर होता है।
आसपास की 20 से 30 ट्राइब्स वहां आती हैं। ये देखने लायक होता है। मैंने सर हिलाया, हर बात को दिमाग में रखते हुए। इस गैदरिंग के क्या नियम है? मुझे व्यापार के तरीके बताओ और मुकाबलों के बारे में भी। इसमें काफी कुछ है। हर ट्राइब को अपनी सबसे अच्छी चीजें एंट्री टोकन के रूप में लानी होती है। टोकन नहीं तो एंट्री नहीं। व्यापार ज्यादातर अदला बदली से होता है। दोनों तरफ के लोग कीमत पर सहमत होते हैं और सही अदला बदली करते हैं। मुकाबलों में शिकार के टेस्ट और कला के हुनर दिखाना शामिल है। जीतने वाली ट्राइब्स बड़े इनाम घर ले जाती है और उनकी शोहरत तेजी से फैलती है। मैंने पूरी दिलचस्पी से सुना और पहले ही सोच रहा था कि हमारी ट्राइब को क्या ले जाना चाहिए। फिर फॉक्स ने हिम्मत जुटाई और बोला, चीफ, तुम्हारी ट्राइब के पास इतना सब कुछ है, क्या तुम हमें एक बैल दे सकते हो? हम तुम्हारा हर काम करेंगे जो हमारी ट्राइब को चाहिए। हम तुम्हारे लोग हैं। मेरा चेहरा तुरंत बदल गया। बैल नहीं, ये नहीं होगा। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूं। अगर तुम कुछ बदलना चाहते हो तो हम बात कर सकते हैं, लगभग कुछ भी और, लेकिन बैल नहीं। फॉक्स के चेहरे पर मायूसी छा गई, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया। ठीक है चीफ, तो हम क्या बदल सकते हैं? मैंने एक पल सोचा। हमारे पास मिट्टी के बर्तन, तीर और भी बहुत कुछ है। सही चीजें लाओ और हम कुछ कर सकते हैं। या अगर तुम्हारे पास कुछ अनोखा या खास है तो हम देखना पसंद करेंगे। ने कई बार सर हिलाया। समझ गया, समझ गया। खाने के बाद सब सो गए, लेकिन फॉक्स करवटें बदलता रहा। जितना वह सोचता उतना ही उसे यकीन होता गया। इस ट्राइब में बहुत ज्यादा ताकत है। बैल की बात उसे परेशान करती रही। इधर उधर सोचने के बाद उसने सोना छोड़ दिया, उठा और मेरे दरवाजे पर आया। उसने धीरे से खटखटाया। चीफ, क्या आप सो रहे हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला, को देखा और तुरंत तीव्री चढ़ाई। इस वक्त क्या है? ने पूरी ईमानदारी से मेरी आंखों में देखा। मैंने इस पर सोचा है। हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन जब काम करने और चीजें पूरी करने की बात आती है तो कोई हमें हरा नहीं सकता। कोई भी अजीब काम जो तुम बताओ, हम कर सकते हैं। क्या आप बैल के बारे में फिर से सोचेंगे? अपनी शर्तें बताओ। जो कुछ भी हमारी पहुंच में होगा, हम उसके लिए सब कुछ लगा देंगे। मैंने अपने हाथ बांधे और उसे देखा। एक ट्राइब जो इतना ज्यादा सफर करती है, उसके पास ऐसे रिश्ते और साधन होंगे जो ज्यादातर लोग कभी नहीं देखते। अगर मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं तो ये कुछ कीमत रखता है। मैंने खामोशी को रहने दिया, फिर बोला, क्योंकि तुम इतने पक्के हो तो मैं तुमसे सीधी बात करूंगा। हमारी ट्राइब को अभी सबसे ज्यादा कपड़े चाहिए। मौसम गर्म हो रहा है, हमारी गिनती बढ़ रही है और जो हमारे पास है वो बिल्कुल भी काफी नहीं है। अगर तुम कपड़े बनाने के लिए काफी खाल और रेमी फाइबर ढूंढ सको या पता लगा सको कि हम उन्हें कहां से ले सकते हैं, तो बैल की बात हो सकती है। कि आंखें चमक उठी। उसने अपनी छाती ठोकी। चीफ, ये हम पर छोड़ दो। समझो, हो गया। हम हर दिन ट्राइब्स के बीच सफर करते हैं। हमें बिल्कुल पता है कि यहाँ खाल और फाइबर कहां से मिलते हैं। मुझे 3 दिन दो, मैं बिल्कुल वही लाऊंगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अच्छा, ऐसे वादे मत करो जो तुम पूरे ना कर सको। अगर काम हो गया तो बैल उसी वक्त तुम्हारा, लेकिन अगर तुम खाली हाथ वापस आए तो ये बात हमेशा के लिए बंद। ने उत्सुकता से सर हिलाया और खुश होकर चला गया। तीसरे दिन फॉक्स रिवर स्टोन ट्राइब में वापस आ गया। उसने एक जगह ढूंढी थी जहां रमी घना उगा हुआ था। एक ही दिक्कत थी, वह पूरे एक दिन का सफर था, यहां तक कि फॉक्स जैसे तेज चलने वाले के लिए भी। मैं बिना कुछ कहे मुस्कुराया और एक सवारी वाले हिरण को बाहर निकालने लगा। इस पर आना जाना एक ही दिन में हो जाएगा। ने ये जानवर पहले भी देखे थे, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि इन्हें पाला जा सकता है, कि ये सचमुच बात सुनेंगे और सवारी करेंगे। मैंने उसे आराम से दिखाया कि हिरण को आगे कैसे ले जाते हैं और कैसे रोकते हैं। एक छोटा सा चक्कर ही काफी था। फॉक्स को यह पसंद आ गया। उसने पूछा कि क्या हम हिरण को हमारी पहली डील में जोड़ सकते हैं। मैंने बिना सोचे उसे मना कर दिया। फॉक्स ने ज्यादा जोर नहीं दिया, उसने बस इस बात को याद रखा और अगले सौदे का इंतजार करने लगा। अगली सुबह पहली रोशनी में हम दोनों निकल पड़े, हर एक 2 सवारी वाले हिरणों को लेकर। निकलने से पहले मैंने ट्राइब को नदी के उत्तर किनारे पर जमीन साफ करने को कहा, ताकि मेरे वापस आते ही रामी बो सके। हम हिरणों पर उत्तर पश्चिम की तरफ चले और जो सफर पैदल पूरा दिन लगता वो हमने आधे में ही कर लिया। एक पहाड़ी हरियाली से ढकी हुई थी। 2000 एकड़ से ज्यादा रेमी जहां तक नजर जाती थी और मुश्किल से कोई और पौधा दिख रहा था। मेरी तीव्र तुरंत चढ़ गई। ये चालाक शैतान, इतना साफ और इतना बड़ा हिस्सा साफ तौर पर उगाया गया है। ये किसी का है। अगर हम यहां पकड़े गए तो हमें बुरी तरह पीटा जाएगा। ने पूछा, चीफ, क्या ये वही पौधा नहीं है जो आप ढूंढ रहे थे? हाँ, यही है, लेकिन ये सब किसी का है। क्या यहाँ आसपास कोई ट्राइब है? यहाँ आसपास बॉर्डर ट्राइब है, लेकिन वह बाहर वालों का स्वागत नहीं करते, इसलिए हम कभी इस तरफ नहीं आए। मैंने अपने आप से सोचा, तुम चालाक शैतान, तुम्हें यह सब पता था। तुमने मुझे सीधा इस मुश्किल में डाल दिया, लेकिन हम पहले ही यहां हैं। खाली हाथ वापस जाना कोई विकल्प नहीं है। हम जितना काट सकते हैं काटेंगे और जल्दी निकलेंगे। मैंने हिरण की पीठ से एक बड़ी टोकरी उतारी और काटने लगा। ने यह देखा और अपनी छुरी निकालकर काम पर लग गया। हम पूरे जोरों पर थे। तभी हमारे चारों तरफ से लकड़ी के डंडों के टकराने की आवाज आई। मेरा दिल बैठ गया। हम गए काम से चोरी करते हुए पकड़े गए। इससे पहले कि मैं हिल पाता, आदमी हर तरफ से घेरने लगे। सब बड़े थे, सब के सब, और मैं बिना कुछ कहे हिरणों पर कूद गए और जोर से लात मारी नीचे की तरफ भागते हुए। अचानक भीड़ से रस्सियां उछली हमारा रास्ता रोकने के लिए। फिर ऊपर से 2 भारी जाल हम पर गिर गए।
मेरा दिल डूब गया। चोरी करते हुए पकड़े गए, ये बहुत शर्मनाक है। हमारे आगे एक लड़की चल रही थी। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी और उसके लंबे काले बाल पीछे खुले थे। वो खूबसूरत थी, लेकिन मेरा मूड उसकी तारीफ करने का नहीं था। मैंने फॉक्स को घूरा जो अपने जाल में घसीटा जा रहा था। ये सब तुम्हारी गलती है। जल्द ही हमें बॉर्डर ट्राइब की बस्ती में वापस ले जाया गया। उनकी चीफ हमसे मिलने आगे आई। मुझे हैरानी हुई कि उनकी चीफ एक औरत थी जो उस लड़की की तरह ही पूरी तरह उसी खुले बुने रेमी कपड़े में लिपटी हुई थी। लड़की उसी मुस्कान के साथ आगे बढ़ी और चीफ से बोली, माँ, ये वाला मुझे मेरे इनाम के तौर पर देना होगा। बॉर्डर ट्राइब एक मैट्रियर्कल समाज है। उनकी चीफ एक औरत है जो 30 साल से ज्यादा की है, और ये लड़की नारा की बेटी रेन है, 12 साल की, अभी अभी बड़ी हुई है। ट्राइब ने हाल ही में स्प्रिंग गैदरिंग के बारे में सुना था और रेन सोच रही थी कि उसे कैसा आदमी चाहिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई खुद ही आ जाएगा। नारा आगे बढ़ी और मुझे ध्यान से देखा। कुछ था जो मुझे अलग बनाता था। उसने रेन की तरफ मुड़कर कहा, तुम कह रही हो कि वो इन सींग वाले जानवरों में से एक पर आया था? दोनों पर। माम, बस उसे मुझे दे दो। मैं अब स्प्रिंग गैदरिंग में नहीं जाना चाहती, लेकिन वह मुझे आम आदमी नहीं लगता। नारा की तेज नजरें मुझ पर ध्यान से घूमी, मेरे सर पर पहने कांसे के ताज पर रुकते हुए। ऐसा गहना किसी आम आदमी का नहीं हो सकता। अगर वह खुद चीफ नहीं तो किसी चीफ का बेटा होगा। ऐसे किसी को जबरदस्ती रोकना मुश्किल पैदा करेगा। शायद दो ट्राइब्स के बीच जंग भी हो सकती है। तब एक आदमी ट्राइब का सदस्य मेरा तीर कमान, तीर और भाला नारा के पास लाया। चीफ, ये भी इनके हैं। नारा ने मेरा कांसे का भाला लिया जिसकी सुनहरी नोक तेज और चमकदार थी। अगर उसकी पूरी ट्राइब ऐसे हथियार रखती है, उसने सोचा, तो उसे यहां रोकना और भी खतरनाक होगा। उसने अगले में तीर कमान उठाया। उसे बार बार पलट कर देखा, लेकिन समझ नहीं पाई। रे ने अपनी मां से वह छीन लिया और तीर कमान की डोरी को छेड़ने लगी। ट्वैंगंग ट्वैंग जैसे वो कोई साज हो। मैंने अपनी जबड़ा कसा। बिना तीर के कमान चलाने से वो खराब हो जाएगा। क्या उसे पता भी है वो क्या कर रही है? नारा ने तीरकश से एक तीर निकाला। वो समझ गई कि ये एक हथियार है, लेकिन उसे इस्तेमाल करना नहीं जानती थी। मैं उनकी एक भी बात समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उन दोनों को इतनी देर तक इस पर उलझते देखकर मुझे सब कुछ समझ आ गया। मैं चिल्लाया, मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। नारा मेरे शब्द नहीं समझी, लेकिन वह समझ गई कि मैं क्या चाहता हूं। उसने मुड़कर टोकरी से मुट्ठी भर रेमी निकाला और मेरी तरफ करते हुए बोली, तुम हमारा रेमी क्यों चुरा रहे थे? तभी फॉक्स अपने जाल के अंदर से चिल्लाया, हमें नहीं पता था कि ये सब तुम्हारा है और तुम्हें हमें छोड़ देना चाहिए। हम दोनों ट्राइब के चीफ हैं। हमारे आसपास के बॉर्डर ट्राइब के लोग शांत हो गए। मैं हूं वंडर ट्राइब का चीफ। हम इतनी अलग अलग ट्राइब से मिलते हैं कि हमें सबकी भाषा सीखनी पड़ी है। नारा ने एक पल सोचा। उसे एक बार वंडर ट्राइब के आने की बात याद आई और उससे, तुम क्यों कहते हो कि वह भी चीफ है? उसकी ट्राइब और भी मजबूत है। उनकी गिनती तुम्हारी ट्राइब से कम नहीं है, और जो हथियार वह रखते हैं, तुमने एक देख लिया है। उसे छोड़ देना बेहतर होगा। नारा के लिए यह बात तय हो गई। दो बराबर की ट्राइब्स जंग करेंगी तो दोनों का नुकसान होगा। वो हमें छोड़ने को तैयार थी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं उसे रखना चाहती हूं। रेन चिल्लाई। ने रेन के गुस्से को देखा और धीमी बेपरवाह हंसी हंसा। सच कहूं तो उसे पता नहीं था कि कैसे समझाए। उसने भी कभी तीर कमान को चलते हुए नहीं देखा था। उसे बस पता था कि यह बहुत खतरनाक है। रेन ने फॉक्स की बेपरवाह मुस्कान देखी और तुरंत गुस्से में आ गई। तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। मैं उसे रखूंगी। नारा शांत हो गई। वह तीर कमान नहीं समझी, लेकिन वह तेज कांसे का भाला खुद बोल रहा था। अच्छे हथियार मतलब ज्यादा खाना मतलब ज्यादा लोग, और फिर वह कांसे का ताज। अब उसे यकीन हो गया था कि वह एक मजबूत ट्राइब का नेता है। नारा ने कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन तुमने हमारा रेमी खराब किया है। तुम इसे कैसे ठीक करोगे? रेन ने अपनी मां की बात सुनी और तुरंत गुस्से में आ गई। मां, आप उन्हें जाने नहीं दे सकते। मुझे वह चाहिए। मैं उसे रखूंगी। नारा एक चीफ है, उसे पता है क्या जरूरी है। उसने बिना सोचे रेन को चुप करा दिया। फॉक्स का सब्र टूट गया था। तुम असल में क्या मुआवजा चाहते हो? बस हमें बताओ और जाने दो। नारा ने एक पल सोचा, फिर मेरे तीर कमान, मेरे कांसे के भाले और सवारी वाले हिरणों की तरफ इशारा किया। हम हथियार और सींग वाले जानवर रखेंगे। ने एक पल भी नहीं रुका। यह तो हो ही नहीं सकता। उसमें से कुछ भी मेरा नहीं है और वो तुम्हें भी नहीं देगा। मैंने नारा को मेरे हथियारों और हिरणों की तरफ इशारा करते देखा और फॉक्स से पूछा, वो क्या चाहती है? फॉक्स ने समझाया, वो कहती है कि हमने उनका रेमी खराब किया है। वह हथियार और हिरण मुआवजे के तौर पर रखना चाहती है। इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया। यह धोखा है। मैंने उसे साफ काटा था। मैंने एक भी पौधा जड़ से नहीं उखाड़ा। मैंने असल में कुछ कैसे खराब किया, और अगर मैं कुछ देना भी है तो वो इतने सबके बराबर नहीं है। तभी कुछ मेरे दिमाग में आया। उसने कहा कि हमने फसल खराब की है, लेकिन क्या वह रेमी साल में सिर्फ एक बार काटते हैं? फॉक्स मेरी सोच को समझ नहीं पाया, लेकिन उसने फिर भी अनुवाद किया। चीफ पूछते हैं, क्या आप अपना रेमी साल में सिर्फ एक बार काटते हैं? नारा ने पलक झपकाई। क्या रेमी ऐसे ही नहीं होता? उसके चेहरे को एक बार देखकर मुझे सब कुछ पता चल गया। उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि रेमी असल में कैसे उगता है। मैंने को अपना संदेश देने को कहा। हथियार और हिरण मेरे पास रहेंगे और मैं और रेमी ले जा रहा हूं, लेकिन मैं उन्हें साल में 5 बार रेमी काटना सिखाऊंगा।
जब फॉक्स ने अनुवाद किया तो बॉर्डर ट्राइब शांत हो गई। साल में 5 बार कटाई, ये अभी जो मिल रहा है उसका 5 गुना है। ऐसी जानकारी सचमुच की दौलत के बराबर है। बॉर्डर ट्राइब सिर्फ अपने लिए रेमी नहीं उगाती, वह उसे कपड़े और रस्सी में बुनकर दूसरी ट्राइब से व्यापार करते हैं, कभी खाने के लिए, कभी लोगों के लिए। उनकी रेमी की उपज असल में उनके विकास का इंजन है। अगर जो मैं कह रहा हूं वो सच है तो उन्हें फिर कभी कमी नहीं होगी। लालच बहुत ज्यादा था। नारा ने अपना हाथ हिलाया। कई आदमी दौड़कर आए और हमें खोल दिया। मैंने हाथ बढ़ाया और अपने हथियारों की तरफ इशारा किया, ये साफ करते हुए कि मुझे वो पहले वापस चाहिए। रेन अभी भी मुझे जाने देने पर नाराज थी, लेकिन उसने अपना सर झटका और गुस्से में कहा, ठीक है, तुम इसे वापस ले सकते हो, लेकिन तुम्हें पहले मुझे दिखाना होगा कि यह कैसे काम करता है। मैं जानती हूं। मैंने लॉन्ग बोस लिया, तीरकश से एक तीर निकाला और निशाने के लिए आसपास देखा। मेरी नजर पास में जाल में लटके एक छोटे जंगली सुअर पर पड़ी जो अभी भी जिंदा था। लगभग 30 मीटर दूर मैंने कमान उठाया, तीर लगाया और लगभग बिना निशाना लगाए छोड़ दिया। एक तेज सिटी हवा में गूंज उठी। कांसे की नोक सुअर के आर पार हो गई। एक चीख, फिर खामोशी। बॉर्डर ट्राइब के लोग जम गए। उनके शरीर कांप रहे थे। शुक्र है कि उनकी चीफ ने इन दोनों को जाने देने पर सहमत हो गई थी। अगर रिवरस्टोन ट्राइब कभी उनके लिए आती तो वो पल भर में खत्म हो जाते, लेकिन रेन मरे हुए सुअर पर नहीं झिझकी। वो पूरी उत्सुकता से हाफने लगी। तो ऐसे काम करता है, ये कमाल है। नारा भी उतनी ही हिल गई थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक हथियार इतना खतरनाक हो सकता है। अगर वो सुअर एक इंसान होता, उसने ये सोच वही रोक दी और वो सिर्फ एक तीर था। उस तीरकश में दर्जनों और थे। जितने उसके पास लड़ने वाले आदमी थे उससे ज्यादा तीर। नारा पर डर छा गया। कुछ भी हो, वो रिवरस्टोन ट्राइब को अपना दुश्मन नहीं बना सकती थी। उसे रिवरस्टोन ट्राइब से दोस्ती करनी चाहिए। उसने भीड़ पर एक नजर डाली। हर चेहरे पर हैरानी और डर लिखा था। मेरे सीने में एक शांत संतुष्टि छा गई। मैंने तीर निकाल लिया, उसे वापस तीरकश में डाला और बिना कुछ कहे हिरणों को रेमी के खेत की तरफ ले गया। जब सब लोग इकट्ठे हो गए, मैंने आराम से अपने पैरों के पास रामी की तरफ इशारा किया, उसे काटने का सही तरीका दिखाते हुए। इसे जड़ से मत उखाड़ो, इसे यहां नीचे से काटो और ये जल्द ही वापस उग जाएगा। पाला पड़ने से पहले तुम यह 5 शायद 6 बार कर सकते हो। मेरे बगल में चलने लगा बिना पूछे अनुवाद करते हुए। बॉर्डर ट्राइब के लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने हमेशा इसे जड़ों से उखाड़ा था। उन्होंने कैसे नहीं जाना? नारा ने पूछा, सचमुच हैरान होकर। क्या तुमने सचमुच रेमी खुद उगाया है? मैंने बिना देर किए जवाब दिया, हाँ उगाया है, मुझे बस कुछ वापस ले जाकर बुनना है। उसने मेरी तरफ पलक झपकाई। तुम बुन भी सकते हो? बिल्कुल, और तुम जो पहने हो उससे अच्छा कपड़ा, ज्यादा चौड़ी बुनाई, मजबूत धागा। मैंने उनके शरीरों पर कपड़े को देखा जिसमें उंगली डाल सकते थे। मछली पकड़ने वाले जाल जितना ही गर्म। क्या तुम हमें सिखा सकते हो? नारा को शक नहीं था। हथियार ही साबित करते थे कि मैं ऐसी चीजें जानता हूं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। नहीं, मैं सिर्फ अपने लोगों को सिखाता हूं, जब तक तुम्हारी ट्राइब मेरी ट्राइब में शामिल ना हो जाए। दूसरी ट्राइब में शामिल होना तो हो ही नहीं सकता। नारा ने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो तुरंत मान जाएगी। मैं बस ये ख्याल उसके दिमाग में डालना चाहता था। मैंने कंधे उचकाए और रेमी को काटना शुरू करने का इशारा किया। नारा ने कुछ नहीं कहा। यही तो डील थी। 20 मिनट बाद सब 4 टोकरियां भर गई। मैंने रेमी को हिरणों पर लादा और जाने की तैयारी की। तभी रेन आगे बढ़ी और लगाम पकड़ ली। भावनाओं से भरी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए मुझे रुकने को कह रही थी। ने अनुवाद किया और मेरा चेहरा लाल हो गया, लेकिन मैंने मजबूती से सर हिलाया। मेरे अपने लोग हैं, मैं यहां नहीं रुक सकता। रेन की आंखें तुरंत आंसुओं से भर गई। उसने अपने होंठ दबाए और धीमी आवाज में पूछा, तो क्या तुम कम से कम अपना नाम बता सकते हो? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी एड़ियां दबाई और हिरन आगे कूद गया। फिर मैंने तीरकश से एक तीर निकाला और उसे रेन के 2 मीटर आगे जमीन में गाड़ दिया। वह दौड़ कर आई, उसे निकाल लिया और ध्यान से अपने हाथों में पलट कर देखा। तीर के शाफ्ट पर फ्लेचिंग के पास एक टोटम निशान था। रेन चिल्लाई, माम, ये निशान, ये वही है जो उसके ताज पर है। नारा ने धीरे से कहा, इसे संभाल कर रखो, हम देखेंगे कि क्या हम ऐसा एक बना सकते हैं। और मैं तेजी से चले और अंधेरा होने से ठीक पहले रिवरस्टोन ट्राइब वापस पहुंच गए। नहर के उत्तर किनारे पर ट्राइब ने पहले ही 5 एकड़ के करीब एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा साफ कर लिया था। मैंने फावड़े से कतारों की जगह निशान की। फिर सबको रेमी के पौधों को सीधा मिट्टी में दबाने का निर्देश दिया। मेट्रन ब्लैक विस्कर और एल्डर हॉर्न मेरे बगल में आकर खड़े हो गए। चीफ, ये फसल किस लिए है? कपड़े जो तुम अपने शरीर पर पहनते हो। इस पौधे से बना कपड़ा हल्का और पतला होता है, गर्मियों के लिए बिल्कुल सही। ट्राइब के सदस्य सर हिलाते रहे, एक नया शब्द सीखते हुए। कपड़े जो तुम शरीर पर पहनते हो। वंडर ट्राइब का काम अब पूरा हो गया था। अपना हिस्सा लेने आया। रास्ते में मुश्किलें आई थी, लेकिन मैं अपनी बात से मुकरता नहीं हूं। मैंने उसे वो सवारी वाले हिरन दे दिए जो उसने मांगे थे और ऊपर से एक मिट्टी का बर्तन और 10 मिट्टी की कटोरियां भी दे दी। बॉर्डर ट्राइब से पकड़े जाने के बारे में हम दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। हम दोनों चीफ हैं, कुछ बातें ना कही जाए तो बेहतर है। अगली सुबह पहली रोशनी में अपने लोगों को लेकर चला गया। हम ब्लूमविल में फिर मिलने पर सहमत हुए। मैंने वंडरर ट्राइब को दूर जाते हुए देखा।
मेरी आंखों में दूर की सोच थी। मेरा एक हिस्सा उनकी तरह घूमना चाहता था। एल्डर हॉर्न मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। चीफ, अब आगे क्या? मैं होश में आया और एल्डर हॉर्न को देखा। चावल के पौधे लगाए हुए 17 दिन हो गए हैं। अब उन्हें दूसरी जगह लगाने का वक्त है। एल्डर हॉर्न नहीं जानता था कि ट्रांसप्लांटिंग का क्या मतलब है, लेकिन वह साथ चला। उसने सीख लिया था कि मुझ पर भरोसा करना कभी गलती नहीं होती। जल्द ही आदमी हर सिंचाई की नहर में तांबे के फावड़े डाल रहे थे। छेद खोलते हुए और पानी शोर मचाते हुए धान के खेतों में दौड़ने लगा। मैंने औरतों को नर्सरी बेड से पौधे निकालने में मदद की, उन्हें छोटे मुट्ठियों में बांधते हुए और एक तरफ रखते हुए। पोर्टर ने छोटे डंडों का एक ढेर काटा था, हर एक 40 सेंटीमीटर लंबा, ताकि बोते वक्त कतारों की दूरी बराबर रहे। जब सब कुछ तैयार हो गया, पूरा ग्रुप मेरे आसपास सीखने के लिए इकट्ठा हो गया। पौधे के नीचे के हिस्से को 2 उंगलियों के बीच पकड़ो, उसे सीधा कीचड़ में दबाओ, एक डंडी की लंबाई तक नापो, फिर अगला पौधा लगाओ। सबने सर हिलाया, लेकिन तभी ब्लैक विस्कर ट्राइब का एक आदमी बोला, चीफ, क्या हम सचमुच ये घास खा सकते हैं? जैसे ही उसने ये कहा, हर सर मेरी तरफ घूम गया। साफ था कि यह सवाल सबके दिमाग में था। उन्होंने बस पूछने की हिम्मत नहीं की थी। उनमें से बहुत से लोग चुपचाप सोच रहे थे कि क्या यह सब मेहनत फायदेमंद भी है या नहीं। मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने शांति से समझाया, ये घास खुद नहीं खाते, इसके बीज खाते हैं। मैंने स्टोन को बचे हुए 22 गिन बीज का अनाज सबको दिखाने के लिए लाने को कहा। यह वह है जो पौधा पैदा करता है। हम इसे अनाज कहते हैं। छिलका हटा दो और जो अंदर है वही हम खाते हैं। अनाज सख्त होता है, इसे खाने से पहले बर्तन में पकाना पड़ता है। सबके थोड़े उलझे हुए चेहरे देखकर मैंने कैंप वापस जाने का फैसला किया, बचे हुए से एक बर्तन चावल पकाने का और सबको खुद चखने देने का। एल्डर हॉर्न और मैट्रन ब्लैक विस्कर झुककर पौधे लगाने के लिए बहुत बूढ़े थे, इसलिए वह मेरे पीछे देखने के लिए आए। मैंने एक मोटी दीवार वाला मर्तबा ढूंढा, एक लकड़ी की डंडी ली और अनाज को अंदर कूटने लगा। जल्द ही छिलके वाला अनाज ब्राउन राइस बन गया। मैंने ब्राउन राइस को मिट्टी के बर्तन में डाला, उसे पानी से साफ धोया, चावल से दुगना पानी डाला और उसे आग पर रख दिया। मैट्रन ब्लैक विस्कर ने बर्तन के नीचे अनाज की पतली परत देखी और तेवरी चढ़ाई। उसमें इतना कम है, क्या यह सचमुच किसी का पेट भर सकता है? मैं मुस्कुराया। चावल पानी के साथ पकने पर खुलता है। जब तक यह पकता है, पानी खत्म हो जाता है। जो बचता है वो नरम खुला हुआ पका चावल होता है और वह बहुत ज्यादा होता है। एल्डर हॉर्न और मैट्रन ब्लैक विस्कर दोनों एक ही पल में हांफने लगे। ऐसा खाना जो पकाते वक्त बढ़ता है, उन्होंने ऐसी चीज कभी नहीं सुनी थी। बच्चों का एक झुंड पास आ गया। जल्द ही बर्तन से एक गहरी गर्म खुशबू उठने लगी। बच्चे बार बार घूर रहे थे। मुझे खुद में एक शांत एहसास हुआ। कितनी जानी पहचानी खुशबू है ये। मुझे चावल खाए हुए बहुत वक्त हो गया था। जब तक चावल पक रहा था, ट्राइब के बाकी लोगों ने सब पौधे लगा दिए थे। अब वो सब बर्तन के आसपास इकट्ठे हो गए। उसमें से उठती गर्म खुशबू को सूंघते हुए सबके सामने बर्फ जैसा सफेद खुशबूदार पका चावल का बर्तन रखा था। मैंने हर ट्राइब के सदस्य को अपनी कटोरी और खाने की डंडी के साथ कतार में लगने को कहा। पूरे खाने के लिए काफी नहीं था, बस हर एक के लिए एक छोटा सा स्वाद। कतार में पहले वालों को उनका हिस्सा मिला और वह इंतजार नहीं कर पाए, सीधा अपने मुंह में डाल लिया। उन्होंने धीरे धीरे चबाया। आंखें बड़ी थी। ये इतना खुशबूदार है और चबाने पर मीठापन है। ये कमाल है। जो लोग अभी भी इंतजार कर रहे थे, उन्होंने ये सुना और आगे बढ़ने लगे, आगे वालों को जल्दी करने को कहते हुए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गोश्त पर गुजारी थी। ये नरम, खुशबूदार, हल्का मीठा अनाज उन्होंने कभी नहीं जाना था। इस पल से ट्राइब में एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसे मुझ पर शक हो। उनके बीच मेरी इज्जत फिर से बढ़ गई। जब ये सब हो गया, मैं काम बांटने लगा। आदमियों को लकड़ी काटने, चिड़िया पकड़ने, शिकार करने, तांबा पिघलाने, मिट्टी के बर्तन बनाने और लकड़ी का काम करने भेजा गया। औरतों ने ईंट के भट्टे, मछली पकड़ना, चरवाही और खनिज साफ करना संभाला। पहाड़ी नमक को साफ करना आसान है। गंदगी हटाओ, उसे साफ पानी में उबालो और उसे क्रिस्टल्स में सूखने दो। जो सफेद नमक हम बनाते हैं, वो सिर्फ हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं है, ये हमारे सबसे अच्छे व्यापार के सामान में से एक है। स्प्रिंग गैदरिंग को गंभीरता से लो। हमें नमक और मिट्टी के बर्तन जमा करने होंगे। हर ट्राइब को यह चीजें चाहिए और वह तेजी से बिकेंगी। हमें एक सही गाड़ी भी चाहिए। इतना सामान पैदल इतनी दूर ले जाना मुमकिन नहीं है। पोर्टर ने बातें नहीं बिगाड़ी। वो लकड़ी का काम करने वालों को लेकर आया और 4 पहिए वाली गाड़ी सीधा मेरे पास ले आया। मैं रुक गया और घूरने लगा। पोर्टर सचमुच जानता है कि वह क्या कर रहा है। मैंने तो बस एक काम 2 पहिए वाली खुली गाड़ी मांगी थी और अब जो मेरे सामने खड़ा था, वो एक सही गाड़ी के ज्यादा करीब था। पीछे एक बड़े सामान वाले डिब्बे के साथ। अभी छत नहीं थी, लेकिन उस पर जानवर की खाल डाल दो और वो किसी भी चीज का सामना कर लेगी। आगे 2 लोगों के लिए एक सीधी बेंच वाली सीट थी। 2 बैल जोड़ो और तुम चल सकते हो। मैंने उसकी तारीफ की, फिर पोर्टर को कुछ चीजें ठीक करने को कहा। पोर्टर मुस्कुराया और सीधा अपनी टीम के साथ वापस चला गया। जल्द ही बसंत का पहला महीना लगभग खत्म हो गया था। ट्राइब में जिंदगी बेहतर होती जा रही थी। एक चीज जो अभी भी पहुंच से बाहर थी, वो मजबूत बस्ती थी जिसे मैं बना रहा था। इसे बनाने में हमारे पास जितने लोग थे, उससे कहीं ज्यादा लगते। हमारी कुल गिनती मुश्किल से 350 थी। आसान ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने फ्लिंट रश से छोटे नीचे से चपटी कटोरियां बनवाई, ऊपर से खुली मिट्टी की कटोरियां लकड़ी के ढक्कन के साथ, जिन्हें
अच्छे से एक दूसरे पर रखकर जगह बचाने के लिए बनाया गया था। नमक सीधा बड़े लकड़ी के बाल्टियों में जाता है। ढक्कन रस्सियों से बंधे हुए थे। मैं लोडिंग का निर्देश देता रहा। स्प्रिंग गैदरिंग में 6 दिन बचे थे। मैंने जल्दी निकलने और आराम से चलने का प्लान बनाया। मैंने टिम्बर को एक तरफ बुलाकर बात की। टिम्बर ने मेरे भरोसे का एहसास किया। उसने अपनी छाती ठोकी और कसम खाई कि वह ट्राइब के हर एक आदमी को बचाएगा। मैं चीफ विस्कर की तरफ मुड़ा और जो टिन का ताज मैंने तैयार किया था वो उसके हाथों में दे दिया। जब मैं नहीं रहूंगा, तुम शिकार पार्टी की नेता करोगे और नए सदस्यों के लिए रोज हथियार की ट्रेनिंग करवाओगे, तीर कमान और भाले। चीफ विस्कर टिम्बर को अपने हुक्म लेते हुए धीमी जलन से देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना वैसा ही ताज देखा, उसकी हर जलन गायब हो गई। आखिर में मैं एल्डर हॉर्न और मैट्रन ब्लैक विस्कर को धान के खेत तक ले गया। खेत को हमेशा पानी से भरा रखो, कम से कम एक पूरी हथेली जितना गहरा पानी हमेशा। दोनों बुजुर्ग जितने भी बूढ़े थे फिर भी ट्राइब के लिए अपना हिस्सा देना चाहते थे। अब जब उनके पास कुछ सचमुच का संभालने के लिए था, वो उत्साह से मान गए। जब सब कुछ ठीक हो गया, मैंने ग्रुप को इकट्ठा किया और हम निकल पड़े। इस सफर के लिए मैं पार्टी को छोटा रख रहा हूं। कुछ अनुभवी बड़े लोग, ऑक्सक्स और स्कार अब अपनी चोटों से ठीक हो गए थे। फैंग, स्टोन, फेदर और स्टंप, फिर स्किप, चर्प, रीड, ब्रुक और 16 और लोग, 20 नौजवान आदमी जो अभी अभी बड़े हुए थे। स्टंप बैलगाड़ी संभालता है। मैं 5 अनुभवी लोगों के साथ सवारी वाले हिरणों पर चलता हूं। बचे हुए 20 नौजवान 10 और हिरणों को आपस में बांटते हैं। हम ब्लूमवेल की तरफ दक्षिण पश्चिम में निकल पड़े। शाम तक हमें जमीन का एक खुला टुकड़ा मिला और हमने कैंप लगाया। आग चारों तरफ जलाई गई। मैंने रात की पहरेदारी के लिए बारी लगाई। मैंने मुश्किल से अपनी आंखें बंद की थी। तभी फैंग ने मुझे हिलाकर जगाया। चीफ, हमारे पीछे एक और ग्रुप आ रहा है। मैंने अपनी आंखें मली और उठ बैठा। अंधेरे में आंखें छोटी करते हुए मैंने आगे वाले शख्स को तुरंत पहचान लिया। ये नारा थी, पूरी तरह उसी खुले बुने रेमी कपड़े में लिपटी हुई। बॉर्डर ट्राइब और नारा मुझसे ज्यादा लोग लेकर आई थी। 10 बड़े आदमी, 20 लड़कियां और 20 लड़के। रेन गुस्से में थी। मां, मैं बहुत प्यासी हूं। इस रास्ते पर कहीं पानी नहीं है। मैं अब ब्लूमविल नहीं जाना चाहती पति ढूंढने के लिए। नारा ने सीधी बात की। वह दूसरी ट्राइब का चीफ है। वो हमारी ट्राइब में नहीं आएगा। ये बात दिमाग से निकाल दो। एक आदमी उनके पास तेजी से आया। चीफ, आगे ही एक ट्राइब का कैंप है, क्या हम पास जाएं? रेन ने यह सुना और तुरंत नारा का हाथ पकड़ लिया। मां, चलो ना प्लीज, मैं बहुत प्यासी हूं। नारा ने ग्रुप की तरफ पीछे देखा। आधा दिन बिना पानी के सब परेशान थे। उसने सर हिलाया। रेन आगे बढ़ी और तुरंत रिवर स्टोन ट्राइब के खास टॉप नॉट्स को पहचान लिया। उसका चेहरा चमक उठा। मां देखो, ये वह है। नारा ने उसे देखा और धीरे से बोली, वो हमसे ज्यादा सफर कर चुके हैं। किसे पता उनके पास भी पानी बचा है या नहीं। मैं उनके पास गया। मैंने पहले ही अंधेरे में नारा और रेन को पहचान लिया था। नारा ने मेरी तरफ इशारा किया। रिवर स्टोन चीफ, क्या आपके पास पानी है? हमारा खत्म हो गया है, क्या हम कुछ बदल सकते हैं? मैंने तेवरी चढ़ाई। पानी के लिए व्यापार। उनके पास जो कुछ भी था उसमें से लोगों के अलावा कुछ भी मुझे पसंद नहीं था। मैंने व्यापार को मना करने का इशारा किया और उन्हें मेरे पीछे आने का इशारा किया। मैं उन्हें 4 पहिए वाली गाड़ी के पीछे ले गया। ऊपर चढ़कर एक बड़ा मिट्टी का बर्तन निकाला। बॉर्डर ट्राइब के लोग जम गए। ये क्या है? वो अपने साथ घर कैसे ले आए? क्या ये पत्थर का बर्तन है? उनके पास पत्थर के बर्तनों का पूरा घर है, लेकिन पानी कहां है? पानी के बिना बर्तन किसी काम के नहीं। फिर उन्होंने मुझे एक गोल लकड़ी के बैरल को एक तरफ झुकाते देखा। ढक्कन से एक लकड़ी का प्लग निकाला और पानी बाहर निकलने लगा। एक छोटे लड़के का मुंह खुला रह गया। इसमें पानी है, ये बहुत बड़ा है, एक पूरा आदमी अंदर समा सकता है। मैंने उसे नजरअंदाज किया और भरा हुआ बर्तन सीधा नारा को दे दिया। पियो, व्यापार की जरूरत नहीं। नारा ने शुक्रिया में हल्का सा झुका। फिर उसने और रेन ने बर्तन को आपस में घुमाया और पूरा खाली कर दिया। मैंने अभी भी इंतजार कर रही भीड़ को देखा और बर्तन चर्प को दे दिया, उसे सबके लिए पानी डालने को कहते हुए। नारा ने पूछा, रिवर स्टोन चीफ, क्या आप भी स्प्रिंग गैदरिंग जा रहे हैं? क्या आप साथ सफर करने पर सोचेंगे? मैं जानता था कि वो बस पानी तक पहुंच चाहती थी। मैंने इस पर सोचा और मना नहीं किया। बॉर्डर ट्राइब ने अपनी आग हमारी आग के बगल में जलाई। कुछ सो गए, कुछ बैठे रहे मुझे देखते हुए। वह एक दूसरे से हर उस चीज के बारे में फुसफुसाते रहे जो वह देखते थे। पहली रोशनी में पके हुए गोश्त की खुशबू पूरे कैंप में फैल गई। रिवर स्टोन ट्राइब का नाश्ता तैयार था। बॉर्डर ट्राइब उस खुशबू से जाग उठी। अपने सूखे धुए वाले गोश्त के टुकड़े निकालकर आग पर गर्म करने लगे। मैं खुद एक आग के पास बैठा था। एक खरगोश का कलेजा डंडी पर लगा हुआ था। नमक छिड़क रहा था, फिर मिर्च। जैसे ही वो भुन रहा था, एक अनजानी मुंह में पानी लाने वाली खुशबू उड़कर आई और रेन को सीधा मेरे पास खींच लाई। वो वहां खड़ी घूर रही थी। उसकी नजरें आग पर घूमते खाने पर टिकी थी। जब वो पूरा पक गया, मैंने उसे आधा काटा और उसे एक टुकड़ा दे दिया। वो काफी देर से वहां खड़ी थी। रेन ने उसे चमकती मुस्कान के साथ लिया और एक बड़ा टुकड़ा काट लिया। 2 बार चबाने पर उसका चेहरा लाल हो गया। उसका मुंह खुला था। हाथ तेजी से हवा कर रहा था, लेकिन उसने उसे थूका नहीं। मैं उसे देखते हुए लगभग हंस पड़ा, लेकिन मुझे तरस आया और मैंने उसे ठंडे पानी की कटोरी दे दी। उसने 2 लंबे घूंट में
उसे पी लिया और आखिर में सांस लेने के लिए ऊपर आई। ये क्या है? ये बहुत बुरा है, लेकिन मुझे ये पसंद है। मुझे इसकी यही बात पसंद है। वो मिर्च है। मैंने उसे बताया। उस एहसास को तीखा कहते हैं। रेन ने एक और थैली की तरफ इशारा किया और पूछा, और वो सफेद वाला क्या है? मैंने उसकी हथेली में थोड़ा नमक चुटकी से डाला। सफेद नमक। ये नमकीन है। तुम्हें ताकत देता है। तुम्हें ज्यादा दूर चलने, ज्यादा देर काम करने देता है। रेन की आंखें बड़ी हो गई। वो नारा के पास वापस दौड़ी, पहले ही जानते हुए कि उनकी ट्राइब को बिल्कुल यही चाहिए। नारा ने मुश्किल से अपना मुंह खोला पूछने के लिए, इससे पहले कि रेन ने नमक सीधा उसके मुंह में डाल दिया। नमकीनपन से उसकी तेवरियां चढ़ गई। रिवरस्टोन चीफ ने यह मुझे दिया और उसके पास बहुत ज्यादा है। रेन ने नारा का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर ले आई। किसी ने मेरे चेहरे पर फैलती धीमी मुस्कान पर ध्यान नहीं दिया। पूरी तरह से फंस गए। नारा ने पूछा, रिवरस्टोन चीफ, ये सफेद नमक कहां से आता है? क्या हम कुछ बदल सकते हैं? हम इसे खुद बनाते हैं, और हाँ, हम एक कटोरी सफेद नमक एक आदमी के बदले देंगे। नारा ने इस पर सोचा। वो लड़के वैसे भी दूसरी ट्राइब्स को बदलने के लिए थे। उसने बिना हिचकिचाहट के मान लिया। वह 20 लड़कों को एक साथ बदलना चाहती थी और उम्मीद करती थी कि मैं ज्यादा के लिए एक्स्ट्रा नमक दूंगा। मैंने झिझकने का नाटक किया, फिर धीरे से सर हिलाया और उसे गाड़ी के पीछे ले गया। जब मैंने खाल का ढक्कन उठाया, बॉर्डर ट्राइब के लोग बोलती बंद हो गई। गाड़ी भरी हुई थी, मिट्टी के बर्तनों की कतारें और कई बड़े लकड़ी के बैरल। उस पर हर एक चीज एक बर्तन थी। जब मैंने जानबूझकर कुछ बैरल के ढक्कन खोले, वो अब खुद को रोक नहीं पाए। हर बैरल सफेद नमक से भरा था। नारा को अचानक बेचैनी महसूस हुई। नमक ऐसी दौलत है जिसका ज्यादातर लोग सिर्फ सपना देखते हैं, और इस पल में उसकी ये पक्की सोच कि वो कभी दूसरी ट्राइब में शामिल नहीं होगी हिलने लगी। मैंने बैरल से एक भरा हुआ बर्तन निकाला, आसानी से 3 गिन। इतना हर आदमी के लिए। ये मेरी हद है। नारा ने खुद को संभाला और रेन को दूसरों से खाल की थैलियां इकट्ठी करने भेजा। 2 थैलियां पूरी तरह भर गई। बॉर्डर ट्राइब के 20 नौजवान आदमी अब रिवरस्टोन ट्राइब के सदस्य थे। हमारा ग्रुप 27 से 47 हो गया। काफिला फिर से आगे बढ़ा। नारा और रेन गाड़ी पर सवार थी। बॉर्डर ट्राइब के बाकी सब पैदल चल रहे थे। 20 नए भर्ती हुए लोग सवारी वाले हिरणों पर बारी बारी से सवारी करते हैं, हमारे अपने 20 नौजवानों के साथ। 2 और दिन दक्षिण पश्चिम में, और हमें रास्ते में एक और ग्रुप मिला जिसमें फॉक्स भी था, सवारी वाले हिरण पर बैठा हुआ। उसके अपने लोग उसके साथ सवारी कर रहे थे और उनके साथ सरपेंट ट्राइब भी सफर कर रही थी। कुल 31 लोग, 10 अनुभवी योद्धा, 10 नौजवान आदमी और 10 नौजवान औरतें। उनका नेता एक बूढ़ा आदमी था जिसके सफेद बाल और सफेद दाढ़ी थी। पूरी तरह आराम से बैठा हुआ था। अपने हाथों में एक बड़े हरे सांप को पलट रहा था। मुझे देखकर खुश हो गए और सीधा मेरे पास आया। रिवरस्टोन चीफ, आपको इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। मैं आपको मिलाता हूं। ये सरपेंट ट्राइब के सरपेंट एल्डर है। जो सांप वो पकड़े हुए हैं, वो उनका स्पिरिट सरपेंट है। उनका स्पिरिट सरपेंट कुछ खास है। कोई भी जहरीला सांप तुम्हें काटे, स्पिरिट सरपेंट के एक काटने से तुम ठीक हो जाते हो। बचपन में मुझे एक वाइपर ने काटा था। मेरे पिता मुझे सरपेंट एल्डर के पास ले गए और मैं ठीक हो गया। ने ये सब मुझे सच्ची गर्व से बताया। मैंने स्पिरिट सरपेंट की कहानी पर एक पल भी यकीन नहीं किया, लेकिन जहर का इलाज वह सच हो सकता है। मैंने पुराने घूमने वाले वैद्यों के बारे में सुना है जो दवाई वाले सांप रखते थे। सच कुछ भी हो, यह दूसरे युग का एक वैद्य है। वह इज्जत का हकदार है। मैंने अपना सीधा हाथ अपनी छाती पर रखा और सरपेंट एल्डर को धीरे से सर हिलाया। उसने भी वैसा ही किया और इसके साथ 4 ग्रुप साथ चलने लगे। कुल लगभग लोग मेरे बगल में चलने लगा। रिवरस्टोन चीफ, हमारे लिए और कोई काम है। मुझे उन हिरणों में से और चाहिए। मैंने उसे बताया कि हिरण अभी नहीं मिलेंगे। आगे के काम का पैसा दूसरे तरीकों से मिलेगा। उदास दिखा, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए उसका दिमाग पहले ही चलने लगा था। वह बस तेजी से चलने का तरीका चाहता था। हिरण ही क्यों होना चाहिए, एक गाड़ी भी उतना ही अच्छा काम करेगी। रिवरस्टोन चीफ, उन गाड़ियों में से एक का क्या? मैं वो सब करूंगा जो आपको चाहिए। गाड़ी व्यापार के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन एक आम धक्का गाड़ी मैं बना सकता हूं। बड़े लोग और जोड़ दो अगर तुम्हें बैल भी चाहिए। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखा। मैं आपको कम से कम लोग ला सकता हूं, लेकिन मुझे बड़ी 4 पहिए वाली चाहिए। मैंने तुरंत मना नहीं किया। मैं सचमुच हैरान था कि यह कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। एक चीफ जिसके पीछे लोग हैं, दावा कर रहा है कि वह से ज्यादा बड़े लोग ला सकता है। अगर वह लोगों को जबरदस्ती लाने की बात कर रहा है, तो मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। ऐसा कुछ नहीं, फॉक्स बोला। मैं जंगली लोगों की बात कर रहा हूं। जंगली लोग, इस बात ने मुझे रोक दिया। ने मेरा चेहरा पढ़ा और समझाया। जिन्हें लोग जंगली कहते हैं, वो बस अकेले रहने वाले लोग हैं जो खुद ही घूमते रहते हैं। उनमें से ज्यादातर को उनकी ट्राइब से निकाल दिया गया था, कमजोरियों, चोटों की वजह से, या उन्होंने कोई नियम तोड़ा और निकाल दिए गए। मैंने इस पर सोचा और तुरंत मान गया। चोट लगे लोग फ्लिंट के साथ काम कर सकते हैं। परेशानी पैदा करने वाले मुश्किल काम करेंगे, वह ठीक हो जाएंगे। इस पर ने स्प्रिंग गैदरिंग को पूरी तरह छोड़ दिया। वो वहीं से वापस मुड़ा और अपने लोगों के साथ निकल गया। बहुत ज्यादा जगह कवर करनी थी। हम दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ते रहे। दोपहर के बाद एक नीची घूमती पहाड़ी से गुजरते हुए स्कार और मैं ग्रुप से आगे उनके घोंसले के पास 3 बड़े टेराक्स देखे। मैंने उन्हें देखा। मैंने स्कार को और सवारी वाले लोगों को लाने भेजा और खुद वही रुका, तीनों चिड़ियों पर नजर रखते हुए। टेराबिक्स घोंसले के बगल में किसी मरे हुए जानवर को फाड़ रहे थे। अपने खाने में पूरी तरह डूबे हुए थे।
मेरी मौजूदगी से बिल्कुल बेपरवाह। जल्द ही मैं ग्रुप आ गया और हमारे लोगों के साथ सरपेंट ट्राइब और बॉर्डर ट्राइब के 6 योद्धा भी थे। मैंने उन्हें घूरा। 3 चिड़िया। उन्होंने इतने लोग क्यों लाए? लगता है दोनों ट्राइब्स ने शामिल होने पर जोर दिया था। हमने रास्ते में सब कुछ शिकार कर लिया था और उनके पास खाना कम हो रहा था। मैंने उन्हें बताया कि वह 3 चिड़ियों में से एक ले सकते हैं। अंडे हमारे हैं। मैंने उन सबको लकड़ी इकट्ठी करने भेजा। मैंने इशारा किया। मैंने हमला किया। बाकी सवारी वाले 2 कतारों में बंट गए और ठीक मेरे पीछे आ गए। 3 टेरर बीक्स ने अपने सर झटके से ऊपर किए। उन्होंने कभी कुछ ऐसा अपनी तरफ आते नहीं देखा था। उनकी लंबी गर्दनें ऊंची हो गई और उन्होंने एक तेज खड़खड़ाने वाली चीख निकाली। मैंने हुक्म चिल्लाया। भाले उनके भागने का रास्ता रोकने के लिए उड़े। चिड़िया घूमी और सीधा मेरी तरफ दौड़ी। जैसे ही फासला कम हुआ, मैं हिरण पर नीचे झुक गया। भाला आगे की तरफ सीधा था। टक्कर के पल भाला चिड़िया के सीने में घुस गया। एक बार में ही वो गिर गई। बाकी 2 भी तेजी से सवारी करने वालों के नीचे गिर गए। तीसरी चिड़िया के गिरते ही सब खत्म हो गया। रे ने यह सब देखा और चिल्लाए, मामा रिवरस्टोन चीफ कमाल के हैं। नारा भी यह महसूस किए बिना नहीं रह सकी। सिर्फ चीफ ही नहीं, पूरी रिवरस्टोन ट्राइब खतरनाक है। सिर्फ अमीर ही नहीं, बल्कि खतरनाक भी। उसने एक पल सोचा, फिर धीरे से रेन की तरफ मुड़कर कहा, रिवरस्टोन चीफ, क्या तुम्हें वो पसंद है? अगर बात आई तो क्या तुम उसके साथ जाओगी? रेन ने पलक झपकाई, फिर तेजी से सर हिलाया, लेकिन फिर झिझकी। लेकिन हमारी औरतें हमेशा आदमियों को हमारी ट्राइब में लाई है। हमने कभी दूसरे तरीके से नहीं किया। रेन मुझे पसंद करती है, ये साफ था। लेकिन दूसरी ट्राइब के लिए जाना उसके दिमाग में कभी नहीं आया था। और नारा को छोड़ना तो सोच भी नहीं सकती थी। नारा ने लंबी सांस ली। वह एक चीफ है। ऐसा कोई तरीका नहीं जिसमें वह उनकी ट्राइब में शामिल हो। उसे इस पर ठीक से सोचना होगा जब वो घर वापस आ जाएंगे। हम तीनों टेरर बीक्स को वापस कैंप ले आए और सब मान गए। हम रात के लिए यहां रुकेंगे। सब लोग आग के आसपास खाने के लिए इकट्ठे हो गए। रेन बार बार मेरी तरफ चोरी छिपे देखती रही। इससे मैं इतना बेचैन हो गया कि मैं थोड़ी हवा लेने कैंप से दूर चला गया। रात का आसमान साफ था और सितारों से भरा था। ऐसी शांति जो अंदर तक समा जाती है। मैं मुड़ा और ब्लूमवेल की तरफ दक्षिण पश्चिम में देखा। उस दिशा में जुगनू उड़ते हुए दिख रहे थे। तभी सरपेंट एल्डर मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने मेरी नजर का पीछा किया और किसी खास को नहीं, बस बोला, ब्लूमवेल एक खूबसूरत जगह है। ऐसे कीड़े जो चमकते हैं और ऐसे पौधे भी जो चमकते हैं। रात में झील भी चमकती है। ऐसी जगह जहां नौजवानों को प्यार हो जाता है। वो फुसफुसाता रहा। मैं एक भी शब्द नहीं समझा, लेकिन स्पिरिट सरपेंट की धीमी फुसफुसाहट और उसकी जुबान का हिलना मुझे बिल्कुल साफ सुनाई दिया। इस अजीब बूढ़े आदमी से दूर रहने के लिए वो चीज एक जानलेवा जहरीला सांप है। पहली रोशनी में हम फिर से निकल पड़े। सरपेंट एल्डर रास्ता दिखाते हुए हम बिना रुके आगे बढ़ते रहे और आखिर में ब्लूमवेल की जमीन में दाखिल हो गए। ब्लूमवेल चौड़ी घाटी थी जो से एकड़ में फैली एक ताजे पानी की झील के आसपास थी, जहां पानी सतह से ऊपर उछलता था। जंगली फूल हर तरफ जमीन को ढके हुए थे। हाथ जितनी बड़ी तितलियां हवा में उड़ रही थी और बादल भी उड़ रहे थे। घाटी में सबसे आम पेड़ एक विलो का था, ऐसा जो मैंने कभी नहीं देखा था। सफेद शाखें, हल्के गुलाबी पत्ते। लड़कियां खुद को रोक नहीं पाई। वह फूलों में फैल गई सबसे चमकती तितलियों का पीछा करते हुए और माला बनाते हुए। मैं पास गया और सबसे करीब वाले आदमी को तेज लात मारी। तुम सब क्या घूर रहे हो? सामान उतारो। नौजवानों ने शर्मिली मुस्कान के साथ अपने सर खुजाए और कैंप साफ करने के काम पर लग गए। 1 दर्जन लोग एक बड़ा चपटी पत्थर ले आए और उसकी सतह पर मिट्टी के बर्तन और सफेद नमक रखने लगे। बॉर्डर ट्राइब ने हमारे बगल में कैंप लगाया, अपने जाल 2 पेड़ों के बीच झूले की तरह टांगते हुए। उनका रेमी कपड़ा, घास की चप्पलें और रस्सी सब प्रदर्शन के लिए रखे थे। एक छोटा सा स्टॉल बन रहा था। सरपेंट ट्राइब हमारी दूसरी तरफ लग गई। उनका सामान ज्यादातर सांप की खाल और कुछ दवाई वाली जड़ी बूटियां थी। दूसरी ट्राइब्स एक के बाद एक आने लगी, लेकिन जिन पर मेरी नजर तुरंत पड़ी वो फेदरमार्क ट्राइब थी। उनके शरीर सर से पैर तक जंगली तीतर के पंखों से ढके हुए।